नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास असिस्टेंट रजिस्ट्रार संबंधी जो क्लासेस चल रही हैं ये फिफ्थ क्लास होने वाली है। फिफ्थ क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हम आज इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा है। ठीक है। उत्तरदायित्व की अवधारणा और जवाबदेहिता का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे आज हम। और साथ ही साथ नियंत्रण की अवधारणा क्या है और ये प्रशासन पर विधायी रूप से कैसे स्थापित होता है, कार्यपालिक रूप से कैसे स्थापित होता है और न्यायपालिका द्वारा कैसे स्थापित किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इस कहानी को चालू करने के पहले दो छोटे छोटे करेक्शन है। एक लिखित गलती हुई है और एक मौखिक गलती हुई है। उसके लिए आप करेक्शन कर लीजिएगा क्या गलती है एग्जैक्टली। तो संभवतः जो पहला लेक्चर था उसमें पहले लेक्चर में एक छोटी सी गलती, मौखिक गलती क्या थी कि जो पीसीआई पढ़ाया गया था आपको, ठीक है, क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपको पढ़ाया गया था उस फार्मेसी काउंसिल इंडिया ऑफ इंडिया में बोलते टाइम संभवतः मेरे से गलती हुई, जिसमें मैंने शायद मंत्रालय का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री बता दिया था। उसको आप क्या कर लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कर लेंगे। ठीक है। ये आप ही के में से किसी के द्वारा बताया गया था। आप लोग चूँकि टेलीग्राम वगैरह में नाम लिख करके नहीं रखते हैं तो नाम नहीं पता है मुझे। बट आप लोग आप में से किसी द्वारा पॉइंट आउट किया गया था, उसके लिए धन्यवाद आपको। ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कहीं कोई गलती है तो उसमें सुधार होना चाहिए ताकि गलत कुछ आप पढ़ने ना पाएँ। ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर कर लेना है आपको पीसीआई के तहत। एक छोटी सी उसमें चीज़ और कल कल जो कल वाला लेक्चर था उसमें गलत हुई है। वो क्या है कि हमने क्या पढ़ा हुआ था, आपका लोक सेवा गारंटी अधिनियम। ठीक है। तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हमने एक चीज़ देखी थी कि लोक सेवा प्रदाय दिवस कब मनाया जाता है, लोक सेवा गारंटी दिवस कब मनाया जाता है। तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक कारण हमने क्या पढ़ा था, 24 सितंबर पढ़ लिया था। उसको आप सुधार करके क्या कर लेंगे, 25 सितंबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 25 सितंबर उसको कर लेंगे। ठीक है। तो इन दो चीज़ों को आपको क्या है, सुधारों को अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में जहाँ भी आपने लिखा हुआ है उसको वहाँ पर लागू कर देना है। बस इतना ही अभी के लिए करेक्शन है। ठीक है। आप में से किसी एक व्यक्ति द्वारा कुछ और कंटेंट भेजा गया है, उस कंटेंट को बाकी आप लोगों के साथ भी साझा कर दिया जाएगा। वो अच्छा कंटेंट था, कुछ टॉपिक्स मिस हुए थे, वो टॉपिक्स आप में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है। तो उस टॉपिक को स्लाइड्स के आखिरी में ऐड ऑन किया गया है, बता देंगे क्या है एग्जैक्टली। तो उसको आप लोग अपने स्तर पर क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो चालू करते हैं आज की क्लास जो भी हमारी है ना। देखो पहले एक बार सिलेबस देख लो क्या क्या हो एग्जैक्टली चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग क्या है, उसके संगठन क्या या संरचना क्या है, उसके कार्य क्या हैं, और साथ ही साथ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 क्या है, इसके संबंध में हमने क्या है कल बातें कर ली थी। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट आता है आपका, उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण की अवधारणा क्या है, प्रशासन में विधायी कार्यपालिका और न्यायिक रूप से कैसे स्थापित होता है। आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। और जो कल है उस कल के टॉपिक में हम इस पूरे टॉपिक को एक साथ कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी यूनिट 2 क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक सीधे। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है आपका, जवाबदेहिता क्या होती है, इसको समझना है। ठीक है। जवाबदेहिता क्या होती है, पहले हम इसको समझते हैं, देन हम आगे के कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। ठीक है। जवाबदेहिता का सामान्य सा अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है तो उस पर यह बाध्यता होना कि वह अपने कृत्यों तथा कर्मों की संतोषपद व्याख्या कर सके और एक ऐसी व्याख्या के न होने पर उसे दंड दिया जा सके। ठीक है। जवाबदेहिता का मतलब सामान्य सा क्या होगा कि आपके पास अगर कोई विवेकाधीन शक्ति है तो उस विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आप कुछ ना कुछ कर्म करेंगे। ठीक है। विवेकाधीन शक्ति किसके पास रहेगी, एक जिम्मेदार लोक सेवक के पास रहेगी। ठीक है। तो अगर उस जिम्मेदार लोक सेवक के पास मतलब प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है तो उन विवेकाधीन शक्तियों को क्या करेगा, वो प्रयोग करेगा। ठीक है। अब वो जो प्रयोग उसके द्वारा विवेकाधीन शक्तियों को किया जा रहा है तो उस प्रयोग के लिए उसको उसको किसी न किसी के प्रति क्या होना पड़ेगा, जवाबदेह होना पड़ेगा। मतलब जवाबदेह होने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि उसके प्रति, उसके पास एक, उसके ऊपर एक बाध्यता होनी चाहिए कि अगर उसके द्वारा कर्म जो किया जा रहा है, उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसकी एक संतोष पद व्याख्या। संतोष पद व्याख्या का मतलब क्या होता है, जो कानून बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है, जो विधान बना हुआ है, उसके अनुसार वो एक संतोष पद व्याख्या कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, उसके आधार पर उस चीज को क्या किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा। तो अगर उसने संतोष पद व्याख्या नहीं करी तो उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, एक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। तो जवाबदेहिता क्या हो गया, एक तरीके से यहाँ पर एक क्या हो गया, कानूनी बाध्यता हो गई। अगर कहीं पे क्या हो रहा है, दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है तो मतलब सीधी सी बात है क्या हो गया, एक कानूनी बाध्यता हो गई। ठीक है। अब लोक सेवकों में ये क्या है, एक विधिक अवधारणा। जस्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया, कानूनी बाध्यता हो गई। तो ये क्या है, एक विधिक कॉन्सेप्ट है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उत्तरदेयता, प्रवर्तनीयता और शिकायत निवारण। उत्तरदेयता मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ है कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अपने कृत्यों और गलतियों के संबंध में क्या रहेगा, उत्तर देने के लिए बाध्य रहेगा। मतलब आपने अपनी जिन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया है तो उत्तर मांगे जाने पर, सक्षम अधिकारी द्वारा उत्तर मांगे जाने पर, सक्षम अधिकारी यहाँ पे कौन होगा, आपके ऊपर काम करने वाला कोई व्यक्ति होगा, आपका बॉस होगा या डिपार्टमेंट का हेड होगा या जो भी है ना। तो आपके ऊपर वाला जो व्यक्ति आपसे कभी जब भी क्या मांगेगा, आपके कृत्यों अथवा कर्मों की एक व्याख्या मांगेगा तो आप क्या है उसको उस संबंध में उत्तर क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। उसके लिए क्या होंगे, आप बाध्य होंगे। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया।
दूसरी चीज जो जवाबदेहिता में इन्वॉल्व होती है वो क्या होती है, प्रवर्तनीयता लागू करना। कि इसका अर्थ है कि संबंधित सिविल सेवक यदि अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में दोषी पाया जाता है तो कानून के अनुसार क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। पहला क्या हुआ, उत्तरदायिता, आपको जवाब देना पड़ेगा कि पर्टिकुलर शक्ति शक्ति का आपने, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग क्यों किया उसका। अगर आपने गलत प्रयोग किया है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है जवाबदेहिता में शिकायत निवारण की। इसका अर्थ है कि पीड़ित व्यक्ति की शिकायतों की सुनवाई और समाधान के लिए पर्याप्त संस्थागत क्या होना चाहिए, तंत्र होना चाहिए, एक व्यवस्था पूरी बनाई जानी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, शिकायत निवारण प्रणाली बोलते हैं, शिकायत निवारण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बनाए जाने की क्या की जाती है, बात की जाती है। ठीक है, तो ये जवाबदेहिता कॉन्सेप्ट हो गया जो प्योरली किस चीज़ पे बेस्ड है, कानून के आधार पे संचालित होता है। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि इस जवाबदेहिता की प्रशासन में आवश्यकता क्यों है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं पूरी चीज़ें, क्योंकि प्रशासन में नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रशासन में जवाबदेहिता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि जवाबदेहिता की आवश्यकता ही क्यों है। तो यह लोक सेवक को अत्याचारी होने से रोकती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैंने क्या दिया है, आपको कुछ शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों को अगर आप क्या करते जाएंगे, अंधाधुंध प्रयोग करते जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगी, अराजकता आ जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर निरंकुशता आ जाएगी। तो उस निरंकुशता को रोकने का सबसे सही तरीका क्या होता है कि आपको किसी न किसी के प्रति क्या बना दिया जाए, जवाबदेह बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यह उनके कृत्यों कुकृत्यों के लिए उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। दूसरा, हितों के संघर्ष से सुरक्षा प्रदान करती है। हितों के संघर्ष से सुरक्षा कैसे प्रदान करती है, हितों का संघर्ष, एग्जैक्टली हितों का संघर्ष होता क्या है कि जो आपके कुछ मूल्य होते हैं, जो आपके कुछ हित होते हैं सॉरी, है ना, उनके मध्य क्या होने लग जाता है, टकराव होने लग जाता है। तो उस टकराव से बचाने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है, जवाबदेहिता होती है। जवाबदेहिता निर्धारित करने से व्यक्ति का कार्य क्षेत्र क्या रहता है, स्पष्ट होता है। मतलब समझ लो कि दो मूल्यों में टकराव हो रहा है, दो मूल्यों में मतलब जो आपके अंदर वैल्यूज हैं उनमें टकराव हो रहा है किसी प्रकार का, किसी दुविधा में आप फंस रहे हैं, तो उस समय क्या करती है जवाबदेहिता, आपकी मदद करती है। क्यों, कैसे मदद करती है, क्योंकि जवाबदेहिता आपका कार्य क्षेत्र स्पष्ट करती है कि आपको एग्जैक्टली इस रास्ते में चलना है। तो फिर इधर वाले रास्ते के साथ जो दुविधा उत्पन्न हो रही थी, उस रास्ते के साथ क्या है, आप बिल्कुल जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, आप इस रास्ते में बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद क्या है कि लोक सेवकों की प्रथम और अंतिम लाभार्थी जनता है। लोक सेवाएं जो भी प्रदान की जा रही हो किसके लिए हैं, जनता के लिए हैं। लोक सेवाओं का निर्माण जनता के लिए है, लोक सेवाओं के अंतिम लाभार्थी जनता है। लोक सेवाओं का पूर्णतः प्रतिष्ठा संबंध पूरा किससे है, जनता से है। क्योंकि लोक सेवकों को जनता के हित में कार्य करना होता है और वे जनता अपने कर्तव्यों के लिए क्या है, जनता के प्रति क्या होंगे, जवाबदेह बने रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या थी, जवाबदेहिता थी, जिसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या समझ लिया कि जवाबदेहिता क्या होती है, एक कानूनी बाध्यता के तौर पे होती है, एक विधिक अवधारणा है, जिसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने ऊपर वाले व्यक्ति के प्रति क्या होता है, एक जवाबदेहिता के बंधन से क्या होता है, बंधा होता है। फिर आता है उत्तरदायित्व। क्या है, तो उत्तरदायित्व एक नैतिक बोध है। जवाबदेहिता, अगर आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि जवाबदेहिता अथवा उत्तरदायित्व में से नैतिक बोध के साथ कौन सा सिद्धांत जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नैतिक बोध से उत्तरदायित्व जुड़ा हुआ है, और जो विधिक बोध से जुड़ा हुआ सिद्धांत है वो क्या है, जवाबदेहिता है। विधिक बोध से जुड़ा हुआ सिद्धांत क्या है, आपका जवाबदेहिता है। ठीक है, तो उत्तरदायित्व एक नैतिक बोध है। हमको नैतिक बोध होने का मतलब क्या है कि हमको अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि हमको ये पर्टिकुलर कर्म करना है, हम इसके प्रति क्या है, जब आपको अंदर से चीज़ एक समझ में आती है कि मुझे इस चीज़ के प्रति मैं क्या जवाबदेह हूँ, तो उस समय उस चीज़ को जवाबदेहिता ना बोल करके उत्तरदायित्व बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो चीज़, वो भावना आपके अंदर से निकल के आ रही है, अपने आपके अंदर की अंतरात्मा से निकल के आ रही है। अंदर की अंतरात्मा से कैसे निकल के आएगी, क्योंकि वो चीज़ आपके मूल्यों में, आपकी वैल्यूज में क्या है, वो चीज़ क्या है, बसी हुई है। ठीक है, इसलिए निकल के आएगी वो। तो क्या हुआ, उत्तरदायित्व तो एक नैतिक बोध है जिसमें कोई व्यक्ति उच्च व निम्न के प्रति क्या है, अनौपचारिक रूप से कर्तव्य बोध से क्या होता है, प्रेरित होता है। तो यहाँ पे पहला क्या समझ में आया, अच्छा यहीं पे अंतर भी देख लो, या अंतर चलो अगली स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, था आपका उत्तरदायित्व था, जिसमें क्या होता है, एक नैतिक बोध से इंसान क्या होता है, बधा रहता है। अब आता है जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व में अंतर क्या होता है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि ये क्या है, एक विधिक अवधारणा है, और ये क्या है, एक नैतिक अवधारणा है। तो ये क्या हो गया, कानूनी दायित्व हो गया, ये क्या हो गया, नैतिक दायित्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जवाबदेहिता सदैव उच्च के प्रति रहती है। मतलब समझ लो कि ये एक हायरार्की बनी हुई है इस प्रशासन में। ठीक है, ये क्या है, प्रशासन में हायरार्की बनी हुई है, और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। अगर मैं बोलता हूं कि आप क्या हैं, जवाबदेह हैं, आप क्या है, एक जवाबदेह प्रशासक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जवाब सिर्फ ऊपर वालों को देना है, नीचे वाले कर्मचारियों को देने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो आपके कलीग्स हैं अथवा जो आपके निचले कर्मचारी लोग हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी जिनको बोलते हैं, वो हैं, उनका जवाबदेह, उनके प्रति जवाबदेह होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप किसके प्रति जवाबदेह होंगे, अपने ऊपर के अधिकारियों के प्रति जवाबदेह रहेंगे। ये क्या होता है, उत्तरदायित्व तो उच्च, समकक्ष या निम्न के प्रति हो सकता है। मतलब क्या है, आप अपने कलीग के प्रति भी उत्तरदायी हो सकते हैं, आप ऊपर अपने उच्च अधिकारियों के प्रति भी उत्तरदायी हो सकते हैं, और आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति भी क्या हो सकते हैं, उत्तरदायी हो सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है यह लोक सेवक के उत्तरदायित्व को लागू करने की क्या है महत्वपूर्ण विधि है, और यह विभिन्न आकांक्षाओं के प्रति क्या है कर्तव्य बोध का माध्यम होता है। यह बाहरी एवं वस्तुनिष्ठ स्थिति से क्या होती है संबंधित होती है, मतलब सीधी बात जवाबदेहिता का संबंध किससे, बाह्य वस्तुओं से। बाह्य वस्तुओं से कैसे कैसे संबंध है कि आप एक प्रशासन में काम कर रहे हैं, तो उस प्रशासन में जिस प्रकार की नियमावली बनी होगी उसके आधार पर क्या होना पड़ेगा, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ठीक है, और यह तो क्या है स्वचेतना एवं अंतःकरण से, अभी जस्ट हमने बात किया ना कि आपके अंतरात्मा की आवाज से निकल के आता है उत्तरदायित्व का बोध। जो उत्तरदायित्व का बोध है वो आपकी अंतरात्मा से निकल के आएगा। वो अंतरात्मा क्या कहलाती है, स्वचेतना कहलाती है, अंतःकरण कहलाता है। ठीक है, यह संगठन के नियमों पर आधारित होता है, यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों पर क्या होता है आधारित होता है। ठीक है, ये संगठन के नियमों पर जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि आप क्या होंगे, बाह्य बाह्य वस्तुओं से प्रभावित होगा। बाह्य वस्तुओं से कैसे प्रभावित होगा, क्योंकि वहां पे क्या किया जा रहा है, कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उसके आधार पर क्या करना आपको अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह होना है। ठीक है, और वो जो नियम कानून बनाए गए किसके, कौन से नियम कानून होते हैं, संगठन के बनाए हुए नियम कानून होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है उत्तरदायित्व, तो यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्य पर आधारित होता है। जो आपके अंदर से स्वचेतना अथवा अंतःकरण की जो आवाज आ रही थी, अंतरात्मा की जो आवाज आ रही थी, वो अंतरात्मा की आवाज का विकास कैसे हुआ, व्यक्तिगत मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों के आधार पर हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ गए होंगे आप। तो ये क्या था, जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व था, जिसमें अभी हमने क्या टॉपिक एग्जैक्टली हमारा क्या था, जो हमारा उसमें सिलेबस में जाएंगे। उत्तरदायित्व क्या होता है इसका सिद्धांत हमने देखना, तो उत्तरदायित्व के सिद्धांत के साथ हमको जवाबदेहिता के सिद्धांत को भी देखना पड़ेगा, इसलिए हमने उस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आता है नियंत्रण का सिद्धांत क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है उस चीज को हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो नियंत्रण से आशय विचलन का पता लगाना और उसे समय रहते क्या कर लेना, दूर कर लेना। मतलब समझ लो कि आप एक प्रशासन में काम करते हैं, आपके पास बहुत सारी विवेकाधीन शक्तियां हैं। उन विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग करने के दौरान क्या हो सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं, अपने पथ से भ्रष्ट हो सकते हैं, पथ से भ्रमित हो सकते हैं आप। मतलब सीधी सी बात है, आप अपने कर्तव्यों का हो सकता है पूर्ण ईमानदारी एवं शुचिता के साथ पालन ना कर रहे हों। उस स्थिति में क्या है, आपके ऊपर एक नियंत्रण होना अति आवश्यक है, आप मतलब प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर। तो प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत वे सब संस्थाएं और विधिक कार्य आते हैं जिनके माध्यम से प्रशासन को गहरी निगरानी और नियंत्रण में रखने के प्रयास किए जाते हैं। मतलब सभी वो माध्यम, सभी वो उपकरण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सभी वो उपकरण, सभी वो माध्यम जिनसे प्रशासनिक अधिकारी पे, प्रशासन पे नियंत्रण स्थापित होगा, उसको इसके तहत क्या किया जाता है, नियंत्रण की अवधारणा के तहत समाहित किया जाता है। इसके बाद क्या है कि प्रशासन पर यह नियंत्रण बाह्य रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा रखा जाता है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था हमारे टॉपिक में कि विधायिका नियंत्रण की जो अवधारणा है 3 लोगों द्वारा चलाई जाती है हमारी हमारी व्यवस्था में। एक कार्यपालिका द्वारा, दूसरा विधायिका द्वारा और तीसरा न्यायपालिका द्वारा। आपके आज का जो टॉपिक होने वाला है एग्जैक्टली इन्हीं सिर्फ तीनों टॉपिक्स हमको पढ़ना है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कैसे नियंत्रण रखती हैं पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर या प्रशासन पर। ठीक है, अब इसको समझने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, यहीं पे समझ लो, एक मिनट। देखो एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर, अब हमारे देश में जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें शासन के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, हमारे देश में जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें शासन के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, कार्यपालिका का एक अंग हो गया, दूसरा विधायिका का अंग हो गया, और तीसरा क्या हो जाता है, न्यायपालिका का अंग हो जाता है। जो विधायिका का अंग हो जाता है वो विधायिका के अंग में क्या है, 2 अंग आ जाते हैं। एक का क्या आता है, उच्च सदन आता है, दूसरा क्या आ जाता है, निम्न सदन आ जाता है। ठीक है, निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन हो गया, लोकसभा क्या हो गया, निम्न सदन हो गया। जो कार्यपालिका है उसमें 2 लोग आते हैं, कौन कौन आता है, एक आपका राष्ट्रपति वगैरह आ जाएंगे और दूसरा कौन आता है, आपका मंत्रिपरिषद आ जाती है। मंत्रिपरिषद में भी 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक क्या होते हैं, पूरा मंत्रिमंडल आ जाता है, दूसरे अन्य मंत्री जो सभी रहते हैं, है ना, वो प्रकार के सब मंत्री आ जाते हैं। ये तो कार्यपालिका का एक वो प्रकार हो गया जो किससे संबंधित है, आपके विधायिका से संबंधित है। ये कार्यपालिका का वो प्रकार हो गया जो संसद से संबंधित है। कार्य इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका का एक दूसरा अंग होता है उसको क्या बोला जाता है, स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा ठीक से समझ लो, एक मिनट, है ना। क्या हुआ, शासन के 3 अंग आपने देख लिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम जा रहे थे कार्यपालिका में। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक क्या होता है, स्थायी प्रकार होता है, दूसरा क्या होता है, अस्थायी प्रकार होता है। जो स्थायी प्रकार होता है उसके 2 अंग होते हैं, एक क्या होता है, राष्ट्रपति वगैरह हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है, मंत्रिपरिषद वगैरह हो जाती है। जो राष्ट्रपति रहता है वो 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाता है। जो मंत्रिपरिषद है वो कहाँ से अपॉइंट होती है, विधायिका से निकल के आती है। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो सभी के सभी कहाँ से निकल के आते हैं, विधायिका से निकल के आते हैं। मतलब जब तक विधायिका है तब तक मंत्रिपरिषद है, जिस दिन विधायिका खत्म उस दिन मंत्रिपरिषद खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है जो कार्यपालिका का दूसरा पोर्शन, स्थायी कार्यपालिका। इस स्थायी कार्यपालिका को क्या बोला जाता है, प्रशासन बोला जाता है। इस स्थायी कार्यपालिका को क्या बोला जाता है, प्रशासन बोला जाता है। और इस अस्थायी कार्यपालिका को क्या बोला जाता है, शासन बोला जाता है। ठीक है, इस अस्थायी वाले को शासन बोलते हैं और स्थायी वाले को क्या बोलते हैं, प्रशासन बोलते हैं। अब इस ये जो प्रशासन वाली व्यवस्था है या फिर जो शासन वाली व्यवस्था है, इसके बारे में हमको पढ़ना है कैसे इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है या इस पर कैसे नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है,
तो आ जाओ आप चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि नियंत्रण की तो आवश्यकता क्या है। पहला पॉइंट ये है कि लोकतांत्रिक समाज में शक्ति का नियंत्रण आवश्यक होता है। शक्ति जितनी अधिक होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, शक्ति आएगी, शक्ति जितनी अधिक होती है नियंत्रण भी उतना ही क्या हो जाता है, नियंत्रण उतना ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या दी हुई है, बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई हैं। मैंने मतलब संविधान द्वारा क्या किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई, शासन प्रशासन को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब जब वो जो बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे आप, तो आपके अंदर एक निरंकुशता आएगी। कब वो निरंकुशता कब आएगी? जब आप किसी के प्रति क्या रहेंगे, जवाबदेह नहीं रहेंगे, अथवा आप पे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप पे किसी प्रकार कोई नियंत्रण नहीं है, तो उन शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान क्या हो जाएंगे, आप एक मत वाले हाथी की तरह चलने लग जाएंगे। ठीक है, पुराने समय में क्या होता था, जब देश नया नया आज़ाद हुआ था, ठीक है, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज चलती थी, आईसीएस जो व्यवस्था चलती थी, वो आईसीएस के अधिकारी लोग फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिए गए, आईएएस में कन्वर्ट कर दिए गए, है ना। तो वो तो क्या था, अंग्रेजों के ज़माने के लोग अंग्रेजी व्यवस्था में फंसे हुए, वहाँ पे सब कुछ सीखे हुए थे। ठीक है, तो नेता से बड़े ज़्यादा ज़्यादा प्रभाव इन्हीं लोगों का होता था। तो ऐसा बोला जाता है कि जब ये लोग चलते थे, मतलब आईसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी जब चलता था, तो धरती डोलती थी। ठीक है, क्या बोला जाता था, धरती डोलती है। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ में मत जाना कि धरती डोल रही है। इसका मतलब क्या है कि उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था उनकी शक्तियों का, कि इससे क्या हो जाता था, ये समस्या उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो यही बात की जा रही कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे, अराजक हो जाएंगे। इस कारण आप पे नियंत्रण रखना क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है कि लोकतंत्र में प्रशासन को विस्तृत कार्यों के संपादन के लिए न सिर्फ अनेकानेक अधिकारों से लैस किया जाता है, अपितु स्वविवेकी शक्तियां भी प्रदान की जाती हैं। कभी कि आप अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एमपीपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ आपने स्वविवेकी शक्तियां आदि के बारे में पढ़ा होगा, विवेकाधीन शक्तियों के बारे में पढ़ा होगा। और फिर इन स्वविवेकी अथवा विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के दौरान एक लोक प्रशासक को कैसे आत्मसंयम रखना पड़ता है, कैसे अंतरात्मा का प्रयोग करना पड़ता है, ये अपना एक अलग सिद्धांत है। वैसे अभी हमारे लिए यहाँ पे समझने का आवश्यक नहीं है, तो उसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है आपका अगला, कि इसीलिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि अधिकारी अपने अधिकारों और शक्तियों का विधि प्रदत्त सीमाओं में रहकर ही क्या करें, प्रयोग करें। मतलब नियंत्रण क्या है, नियंत्रण किस प्रकार का नियंत्रण रहेगा, ऐसा नियंत्रण जिसमें एक लोक सेवक कानून सम्मत क्या करे, व्यवहार करे। मतलब कानून के दायरे में रहते हुए क्या करेगा, अपने कर्मों का, अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का निष्पादन करेगा, प्रयोग करेगा और कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है, प्रयोग करे, और इस प्रकार के दुरुपयोग की संभावना क्या है, न्यूनतम की जा सके। दुरुपयोग मतलब अधिकारों अथवा शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, ऐसा प्रशासन क्या होता है, सजग एवं प्रभावी नियंत्रण रखकर की स्थापित किया जा सकता है। तो ये क्या था, पूरा आपका नियंत्रण का कॉन्सेप्ट था, नियंत्रण की अवधारणा थी, नियंत्रण का आवश्यकता थी, उस चीज को हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, अब आता है लोक प्रशासन पर नियंत्रण, जो अभी हमने आप डिस्कस किया। लोक प्रशासन पर नियंत्रण 3 प्रकार से स्थापित होगा। एक विधायी नियंत्रण होगा, दूसरा आपका कार्यपालिक नियंत्रण होगा, और तीसरा क्या हो जाता है आपका, न्यायिक नियंत्रण। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ों को आज की क्लास में हमको थोड़ा समझना है। सबसे पहले क्या आता है आपका, विधायी नियंत्रण क्या होता है। देखो, सामान्य पहले कॉन्सेप्ट के आधार पर समझ लो। विधायी नियंत्रण का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि लोक प्रशासन अथवा शासन पर विधायिका के द्वारा जो नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, विधायिका मतलब कौन होती है, लोकसभा मतलब निम्न सदन, राज्यसभा मतलब उच्च सदन। तो लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा लोक प्रशासन अथवा प्रशासन पर अथवा शासन पर रखा जाने वाला नियंत्रण क्या कहलाता है, विधायी नियंत्रण अथवा विधायिका द्वारा रखा गया नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बिंदु आ जाते हैं, उनको पहले समझ लेते हैं कि संसद का यह एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन पर कार्य क्या होता है, शासन पर नियंत्रण रखना, उस पर प्रशासन पर नियंत्रण रखना एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या है, सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ाती है अथवा उसने कदम बढ़ाए, उस पर संसद को अपनी सहमति व्यक्त करने क्या होता है, अधिकार होता है। मतलब इस पॉइंट का सामान्य सा मतलब क्या है कि सरकार कोई भी XYZ काम करती रहे, सरकार कोई भी XYZ काम करती रहे, उन प्रत्येक XY अथवा Z कामों पर संसद क्या कर सकती है, सदैव प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकती है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, संसद आप पे क्या कर रही है, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, विधायिका आप पे क्या कर रही है, नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, इसके बाद क्या, प्रशासन मंत्रिपरिषद के साथ निकट प्रशासन और मंत्रिपरिषद क्या होता है, एक निकट संबंध में काम करते हैं। मतलब बोलते हैं ना, शासन प्रशासन का गठजोड़ जिसको बोला जाता है, अथवा सरकार और प्रशासन का जो गठजोड़ होता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वही तो पूरा काम किसको मदद करते हैं, शासन को मदद करते हैं, मंत्रियों को मदद करते हैं, वही तो एक तरीके से पूरी क्या करते हैं, व्यवस्था को संचालित कर रहे होते हैं। इसलिए क्या हो जाता है, उनके मध्य एक अच्छा संपर्क बना होता है। ठीक है, वास्तव में संसद द्वारा अनुमोदित सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद का साधन है। अतः यह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद के माध्यम से उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो
कि हमारे देश में पॉलिसी मेकिंग का काम, किसका, पॉलिसी मेकिंग अथवा जिसको नीति निर्माण बोला जाता है, वो काम हमने किसको दे के रखा हुआ है, विधायिका को दे के रखा हुआ है। किसको दे के रखा हुआ है, विधायिका को दे के रखा हुआ है। विधायिका के माध्यम से इन पॉलिसीज को, उसको कानूनों को लागू करने का दायित्व हमने किसको दिया हो, प्रवर्तन करने का दायित्व हमने किसको दिया हुआ है, कार्यपालिका को दिया हुआ है। कार्यपालिका जब यहाँ पे शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो हम किस कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, स्थायी कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि विधायिका ने डायरेक्ट ये काम किसको दिया हुआ है, स्थायी कार्यपालिका को दिया हुआ है। पर स्थायी कार्यपालिका अर्थात जो 70-80 मंत्री हैं, वो हर घर हर शहर हर दरवाजे में जाकर के तो विकासात्मक कार्यों को संपादित करेंगे नहीं, वो तो है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, स्थायी कार्यपालिका द्वारा इस कार्य को किसको सौंप दिया गया है, प्रशासन अथवा अस्थायी कार्यपालिका को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि वास्तव में संसद क्या करती है, अनुमोदित सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए क्या है, यह मंत्रिपरिषद का साधन है। अतः यह संसद के प्रति मंत्रिपरिषद के माध्यम से क्या हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है। इसके बाद क्या है कि प्रशासन की किसी असफलता, अकार्यकुशलता, विलंब, त्रुटि आदि के बारे में लगाए गए आरोपों को अंततोगत्वा मंत्री अथवा मंत्रिपरिषद द्वारा अपने ऊपर लेना पड़ता है। इस पॉइंट को आपने कई बार देखा होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि आज तक क्या आपने देखा है कि पर्टिकुलर कार्य के लिए समझ लो क्या हुआ, एक प्रत्यायोजित विधान बनाया गया। क्या बनाया गया, एक प्रत्यायोजित विधान बनाया गया। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, इंग्लिश में देख लेना अपने हिसाब से, है ना। अच्छा, इंग्लिश वालों के लिए एक समस्या है। कल आप में से शायद 2-3 लोगों का मैसेज था कि कंटेंट इंग्लिश में भी प्रोवाइड करें। देखिए, छोटी सी एक मौलिक समस्या है मेरे साथ क्या रहता है, काफ़ी समय अभाव रहता है। ठीक है, समय का अभाव रहता है क्योंकि मैं 2-3 जगह क्लासेस लेता हूँ, तो थोड़ी समस्या बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है, मुझे कंटेंट त्वरित आकर के बनाना होता है। उसमें कंटेंट को उसी समय मुझे क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, फिर उसमें ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। इसलिए क्या है, मैं कंटेंट अभी इंग्लिश में आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। अगर इसी को आप अपने स्तर पर ट्रांसलेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड रहेगा, आप अपने हिसाब से उसमें काम चला सकते हैं। ठीक है, खैर इसमें आ जाते हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। हाँ, तो आपने कई बार इसमें अखबारों में पढ़ा होगा, कई बार इन चीज़ों को देखा होगा कि सरकार प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए सदैव क्या होता है, मंत्रिपरिषद को आके क्या करना होता है, जवाबदेह होना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, सिंपल सा। ठीक है, क्यों, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि प्रशासन की किसी भी असफलता, मतलब समझ लो कि कोई एक एक्स योजना चल रही थी, मान लो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मान लो क्या चल रहा है आपका, जनधन योजना चल रही है, अन्य कोई योजना, 50 योजनाएं जो भी है ना, कल को ये योजनाएं क्या होती हैं, असफल होती हैं। तो क्या आप कभी ये बोलेंगे कि ये योजना फला जिले के कलेक्टर द्वारा काम ना किए जाने के कारण असफल हो गई, या फला अधिकारी द्वारा काम ना किए जाने के कारण क्या हो गई, ये योजना असफल हो गई? ऐसा आप नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे सीधे कि फला नेताजी अथवा मंत्री जी ने काम अच्छे से नहीं किया, मोदी जी ने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए योजना क्या हो गई, असफल हो गई। ठीक है, तो प्रशासन ने जो भी क्या है, असफलता अर्जित की है, प्रशासन ने जो भी अकार्यकुशलता प्रदर्शित की है, प्रशासन ने जो भी विलंब किया है, त्रुटि की है, उन सब के लिए आखिरी में अंततोगत्वा, मतलब आखिरी में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह होगा, मंत्रिपरिषद। क्यों, क्योंकि ये अस्थायी कार्यपालिका है, और अस्थायी कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होगी, जनता के प्रति जवाबदेह होगी। कब जवाबदेह होगी, हर 5 साल में जवाबदेह होना पड़ता है उनको। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, उनका एग्जाम होता है, कायदे से परीक्षा होती है, उनका चुनाव होता है। जबकि यहाँ पे जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका मतलब सामान्य सा क्या है कि वो जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक उस व्यवस्था में क्या सदैव वो बने रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, लोक प्रशासन विधायी नियंत्रण था। अब इसमें आगे आते हैं किस किस उपकरण से आप क्या कर सकते हैं, इस व्यवस्था, इस नियंत्रण को स्थापित कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को पढ़ना। क्या आता है, क्या क्या माध्यम है, क्या क्या नियंत्रण के उपकरण है। सबसे पहले क्या आता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा क्या कर सकते हैं आप, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे वो स्थापित होता है, धन्यवाद प्रस्ताव द्वारा स्थापित होता है। कैसे स्थापित होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के तत्पश्चात तुरंत क्या लिया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। दूसरा, प्रश्नकाल के माध्यम से, वाद विवाद अथवा बहस के माध्यम से, बजट पर परिचर्चा के माध्यम से विभिन्न प्रस्ताव लाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, और भी कई सारे ऐसे प्रस्ताव आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा संसदीय समितियां होती हैं, कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ तदर्थ समितियां होती हैं। स्थायी समितियां जैसे क्या हो गया, लोक लेखा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, PSU समिति हो गई। तदर्थ समितियां जैसे क्या होगी, कई विभागीय समितियां जो होती हैं, विशेषाधिकार समितियां जो होती हैं, वो सब क्या होती है, तदर्थ समितियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण में क्या जाता है, आपका कैग आ जाता है। ये जो चीज़ें हमने अभी यहाँ पे जितने भी नाम देखे, यही सभी चीज़ें क्या है, आपके विधायी नियंत्रण में आती है, जिनको हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, राष्ट्रपति का संबोधन। राष्ट्रपति के संबोधन में क्या आता है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के लिए विशेष संबोधन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है।
इसको आप अच्छे से क्या याद रखेंगे, आर्टिकल याद रखेंगे। राष्ट्रपति के संबोधन का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 87 में किया गया है, इसको आपको याद रखना है। इसमें ऐसी 2 स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, विशेष संबोधन देगा। मतलब राष्ट्रपति सिर्फ 2 परिस्थितियों में क्या कर सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है। क्या 2 परिस्थितियां हैं, पहला कि प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र और वित्तीय सत्र के पहले सत्र में, मतलब आम चुनाव हुए 2019 में मई में, पहली सरकार बन गई, पहली जब बैठक होगी तो उसको कौन संबोधित करेगा, राष्ट्रपति संबोधित करेगा। या तो स्वयं आकर के संबोधित करता है या फिर उसके द्वारा लिखित लेटर भेज दिया जाता है जिसको वहां पे पढ़ दिया जाता है, ठीक है। एक हो गया। दूसरा, वित्तीय वर्ष के पहले, मतलब जब भी क्या होगा, बजट सेशन चालू होगा, जब भी क्या होगा, बजट सेशन चालू होगा, तो बजट सेशन का जो पहला दिन होगा, बजट सेशन का जो पहला दिन होगा उसको कौन आके संबोधित करेगा, राष्ट्रपति आके संबोधित करेगा। दूसरा कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में हो सकता है कोई सेशन ऐसा चल रहा हो जो बजट सेशन के पहले ही 1 जनवरी 2 जनवरी के आसपास चालू हो रहा है, तो उसको क्या, मान लो शीत सत्र चल रहा है, मान लो क्या चल रहा है, शीत सत्र चल रहा है जो जनवरी की पहली तारीख में भी है, तो वो जो जनवरी की पहली तारीख होगी उस दिन क्या करेंगे, राष्ट्रपति आकर के संसद को संबोधित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, राष्ट्रपति का संबोधन था। इस राष्ट्रपति के संबोधन को पूर्ण होने के तुरंत पश्चात क्या लाया जाता है आपका, उसमें क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। क्या लाया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव। मतलब राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उसके समझ क्या लाया जाएगा, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और उस धन्यवाद प्रस्ताव क्या करवाना होता है, सरकार को पास करवाना होता है। क्यों, क्योंकि अगर सरकार ने धन्यवाद प्रस्ताव को पास नहीं करवाया, थैंकिंग मोशन को पास नहीं करवाया, तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद प्रस्ताव एक प्रकार का क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है कि अगर आपने धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं करवाया तो आपकी सरकार ही क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आते हैं आपके और तरीके, तो इसमें क्या आता है, प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल कैसे नियंत्रण स्थापित करवाएगा, तो संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल का उसके बारे में विशेष जानकारी देख लो कि संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल का उल्लेख नहीं है। मतलब एक क्या हुआ, विधान होता है, एक क्या होता है, संविधान होता है, एक क्या होता है, संसद की एक नियमावली बनी हुई है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार सांसद लोग खड़े होकर के प्रश्न पूछते हैं तो उनके हाथ में एक बुकलेट होती है, वो बुकलेट का दरअसल क्या होती है, संसदीय नियमावली का एक संकलन होता है, ठीक है। तो संसदीय प्रक्रिया में क्या है, कहीं भी प्रश्नकाल के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया है। दूसरा कि संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा क्या है, प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया जाता है। मतलब जब भी क्या होगा, सत्र चालू होगा, जब पहले मतलब आज का सत्र चालू हो रहा है या कल का सत्र चालू हो रहा है, तो सत्र का जो पहला सेशन होगा वो किससे संबंधित रहेगा, सदैव प्रश्नकाल से संबंधित रहेगा। पहले जो इसमें आ जाता है, इसमें एग्जैक्टली होता है कि इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मंत्री समानता इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। 1991 के बाद से प्रश्नकाल के प्रसारण के साथ प्रश्नकाल संसदीय कार्यप्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गया है, ठीक है। तो प्रश्नकाल क्या है, संसदीय प्रणाली का हमारे अंग है, पर वह कहीं मेंशन नहीं है, वह कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रशासन की कार्यवाही में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं और अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं। मतलब स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और अल्प सूचना वाले क्वेश्चन। तो तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, उसमें स्टार लगा के दिया जाता है, ठीक है। प्रश्नों में तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की क्या होती है, अनुमति होती है। मतलब क्या हुआ, संसद में बहस चल रही थी, आपने तारांकित प्रश्न पूछा, मतलब एक संसद सदस्य ने मंत्री से क्या पूछा, तारांकित प्रश्न पूछा, तो इसके तहत क्या हो जाएगा कि मंत्री को उसी समय जवाब देना होगा और वो काउंटर क्वेश्चन भी क्या कर सकता है, संसद सदस्य मंत्री से कर सकता है, ठीक है। दूसरा आता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में मौखिक रूप से जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है। संसद सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का आप क्या कर सकते हैं, लिखित रूप से क्या दे देंगे, जवाब दे देंगे, खत्म, यहाँ पर बात है ना। उसमें पूरक प्रश्न पूछे जाने की कहीं संभावना नहीं बनती। मतलब सीधी सी बात है ना कि जैसे क्या हुआ, आप संसद सदस्य, आपने मंत्री से एक प्रश्न पूछा और लिख के दे दिया, वो अतारांकित प्रश्न था, तो अतारांकित प्रश्न का जवाब वो अगले दिन दे देंगे लिखित रूप में, तो वहां पे आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। अनुपूरक प्रश्न मतलब एडिशनल क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका अल्प सूचना प्रश्न। क्या है, तो ये क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर के पूछा जाता है तथा प्रश्नों का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी कैसे देते हैं, मौखिक रूप से देते हैं। पर होता क्या है इसमें कि आपको 10 दिन का क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। 10 दिन के बाद क्या होता है, वो आपके पास उसका उत्तर मिलता है मौखिक रूप से, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शून्यकाल। क्या होता है,
प्रश्नकाल आपने देख लिया। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या होता है? तो संसदीय प्रक्रिया नियमों में प्रश्नकाल के समान क्या है, शून्यकाल उल्लेखित नहीं मिलेगा आपको। यह संसदीय प्रणाली का अनौपचारिक साधन है। संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना किसी भी मामले क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। शून्यकाल का समय आपको याद रखना है 1 से 2 बजे तक। 12 से लेकर के 1 बजे तक क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक क्या होता है, शून्यकाल होता है। जो प्रश्नकाल का पहले समय होता था वो क्या होता था, 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। लेकिन वर्ष 2014 से क्या कर दिया गया है, उसके समय को 12 बजे से क्या कर दिया गया, 1 बजे कर दिया गया। और 1 बजे से 2 बजे तक क्या हो जाता है, आपका शून्यकाल हो जाता है। ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट क्या है कि संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत ने दिया हुआ है। मतलब प्रश्नकाल और शून्यकाल का जो सिद्धांत है, प्रश्नकाल और शून्यकाल का सिद्धांत है, वो भारत में उदित हुआ है। मजे की बात यह है कि ये भारत में जो उदित हुआ सिद्धांत वो कहीं भी किसी भी चीज में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है, पूरा आपका शून्यकाल। तीसरा तरीका जो आता है नियंत्रण का विधायिका द्वारा, वो क्या आता है, वाद विवाद तथा बहस। वाद विवाद तथा बहस क्या होता है कि प्रशासकों के व्यवहार पर बहस एवं विचार विमर्श के लिए मुख्य रूप से सांसदों को 3 प्रकार से अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब सांसद प्रशासकों के विचार व्यवहार पर क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर हो सकता है। वो 3 प्रकार से होगा। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? प्रथम में कि जब कोई नया विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो इस पर होने वाली बहस के समय विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रशासन की पुनरीक्षा की जा सकती है। मतलब जो भी नए विधेयक के लिए बहस चल रही है, उसी समय क्या कर लेंगे, हम प्रशासन का परीक्षण करवा लेंगे। मतलब संसद सदस्य। दूसरा कि द्वितीय में कि भारतीय संसद को लोक प्रशासन की पूरी जांच करने का अवसर आधा घंटे के विचार विमर्श, मतलब जो हाफ एन आवर चर्चा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर चर्चा बोला जाता है। तो हाफ एन आवर चर्चा में आधे घंटे का जो विचार विमर्श होता है उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, आधे घंटे की चर्चा में, विचार विमर्श में। और उस समय क्या कर सकते हैं, आप वाद विवाद अथवा बहस कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, अल्पकालीन विचार विमर्श में किसी अति आवश्यक विषय पर विचार करने हेतु संसद सदस्यों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों को भी वाद विवाद का विषय बनाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो गया, विधेयक का पेश करने के पूर्व आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, जब वाद विवाद कर सकते हैं। दूसरा द्वितीय तरीका क्या हो गया कि आप क्या करेंगे, आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से कर लेंगे। और तीसरा तरीका क्या होगा कि अल्पकालीन विचार विमर्श के लिए आप अध्यक्ष से क्या लेंगे, अलग से टाइम लेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, आप विचार विमर्श कर लेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीसरा तरीका हो गया। सबसे पहला तरीका आपने क्या देख लिया था, राष्ट्रपति का संबोधन। दूसरा तरीका आपने क्या देख लिया था, प्रश्नकाल। तीसरा तरीका आपने क्या देखा, शून्यकाल। चौथा तरीका क्या हो गया, आपका वाद विवाद तथा बहस हो गई। अब आता है बजट पर बहस। बजट पर बहस क्या होती है, तो संसद में जैसे ही बजट प्रस्तुत किया जाता है उस पर सामान्य चर्चा क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है। देखो बजट पे बहस के जो होते हैं अलग अलग चरण होते हैं। प्रथम चरण होता है, द्वितीय चरण होता है, तृतीय चरण होता है। ठीक है। प्रथम चरण में सामान्य उसमें बजट को किया जाता है, पेश किया जाता है, उस पर सामान्य चर्चा होती है। जब द्वितीय चरण में आता है, द्वितीय चरण में क्या किए जाते हैं, उसमें संशोधन किए जाते हैं, संशोधनों को पास किया जाता है। फिर जब तृतीय चरण आता है तो तृतीय चरण में संपूर्ण उसमें एक वो किया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, पास किया जाएगा उसको, है ना। और उस पर क्या है, एक फाइनल चर्चा होती है। फिर वो जब ये तीनों चरण पूरे हो जाएंगे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। अगर ये राज्यसभा में कार्रवाई हुई तो उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, लोकसभा में भेज दिया जाएगा। उस पर पूरी क्या होती है, आपकी बजट पे चर्चा होती है, बजट पे बहस होती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या जाता है कि बजट पर बहस करने का दूसरा अवसर सदस्यों को तब मिलता है जब विभिन्न विभागों से संबंधित अनुदानों की मांग पर विचार एवं मतदान करना होता है। तो एक तरीका तो क्या होगा, बजट प्रस्तुत करते टाइम हो गया। जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तब आप उसमें बहस करेंगे, तब आप उसमें जो बजट में बातें की गई उसमें क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, वोटिंग के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाता है कि जब अनुदानों की मांग की जाएगी, ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा विनियोग विधेयक, प्रत्यानुदान, लेखा अनुदान, वित्तीय ठीक है, ये सब जो चीज़ चलती हैं उस समय भी क्या कर सकते हैं, आप ये नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद अलावा क्या है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए संसद सदस्य है ना, विभागों की प्रशासकीय क्रियाओं की सूक्ष्म जांच और परीक्षण करते हैं। इसके बाद संपूर्ण शासन पर चर्चा की जाती है, जो प्रायः हमेशा ही क्या होती है, अति तीक्ष्ण होती है। तो बजट पे बहस में कैसे नियंत्रण स्थापित होगा, इस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, हमने जो डिस्कस किया हुआ था, जो एक माध्यम, यहाँ पे वापस आ जाओ स्लाइड में, एग्जैक्टली कल चल क्या रहा है उसमें कनेक्टिविटी बनाए रखो। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर रहे थे, एक मिनट ना। हाँ, यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण, फिर प्रश्नकाल और शून्यकाल हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। वाद विवाद का बहस देखी, बजट पर बहस में चर्चा देखी। ये क्या है, विधायी उपकरण है। क्या है, विधायिका के माध्यम से नियंत्रण के उपकरण है। अगला उपकरण आता है विभिन्न प्रस्ताव। ठीक है। तो अभी विभिन्न प्रस्ताव क्या होते हैं, इसको हमको थोड़ा सा देखना है। विभिन्न प्रस्ताव में सबसे पहला प्रस्ताव क्या आता है, धन्यवाद प्रस्ताव। जो आपने अभी पीछे डिस्कस किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। तो उसमें क्या क्या बातें, उसके क्या क्या पॉइंट्स उन पे चर्चा करते हैं
कि अनुच्छेद, इसका पहले मेंशन कहाँ पे आता है, 87(2) में मेंशन आता है। धन्यवाद प्रस्ताव का मेंशन कहाँ पे आता है, अनुच्छेद 87 सब क्लॉज 2 में इसका मेंशन आता है। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। हमने इस पॉइंट को पीछे डिस्कस कर लिया। राष्ट्रपति सदन को कब कब संबोधित करेंगे, 3 स्थितियों में। पहली स्थिति जब वित्तीय वर्ष चालू हो रहा होगा, तब जब क्या होगा, नया साल चालू हो रहा होगा, तब क्या कर सकते हैं, उस चीज वहाँ पे संबोधित कर सकते हैं। और तीसरा कि जब सरकार बनती है तो सरकार की जो पहली बैठक होगी उसको संबोधित करेंगे। ठीक है, तो अपने संबोधन के में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीति योजनाओं को क्या करते हैं, खाका खींचते हैं, मतलब बताते हैं कि सरकार आगे आने वाले समय में क्या करेगी और सरकार ने पीछे क्या क्या किया हुआ है, इस बारे में बताते हैं वो। ठीक है, राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण के से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, जिससे क्या, इसे ही क्या कहा जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। मतलब क्या हुआ, राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दे दिया, राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दे दिया। राष्ट्रपति अपना अभिभाषण 2 तरीके से दे सकते हैं। कैसे, हमने इसको पीछे डिस्कस किया कि या तो खुद आएँ और अपना लेटर पढ़ के चले जाएं, या दूसरा तरीका खुद नहीं आ पा रहे हैं तो अपना लेटर भेज दें और कोई उनका प्रतिनिधि जो रहेगा वो उसको पढ़ देगा यहाँ पे। जब ये एक बार वो हो जाएगा, उसका वाचन हो जाएगा अभिभाषण का, तो फिर क्या किया जाएगा, वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। मतलब अब संसद सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भाषण पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव बोला जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, मत विभाजन के लिए रखा जाएगा। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव पे जब बहस हो जाएगी तो धन्यवाद प्रस्ताव पे क्या करवाया जाएगा, संसद सदस्यों द्वारा वोटिंग करवाई जाएगी। और असली खेल क्या होता है, यहीं पर होता है। वैसे बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं होती है, क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है जिसपे वोटिंग हो रही है उसको सरकार पास करा ही लेगी। अगर सरकार पास नहीं करा पा रही है तो सरकार क्या हो जाएगी, वहां पर उसी तारीख से, जिस तारीख से धन्यवाद प्रस्ताव, जिस तारीख समय से धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, पास नहीं हो पाएगा, उस समय से सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उसी समय से तत्क्षण क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना अति आवश्यक है, नहीं तो सरकार की पराजय माना जाएगा। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने, कर्मी होती सरकार तथा प्रशासन की आलोचना करने का अवसर क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस चीज को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो इसे एक सदस्य द्वारा तब पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत या विकृत तथ्य दे करके सदन या उसके एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकारों क्या किया, उल्लंघन किया। मतलब क्या होता है, कई बार जैसे उदाहरण के लिए मान के चले ना कि अभी 2019 के चुनाव के पहले स्मृति ईरानी और कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध क्या लाया गया था, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया था। इसमें मतलब क्या हुआ कि उनने अपनी विवेकाधीन शक्तियों क्या किया, अथवा विशेषाधिकार शक्तियों क्या किया था, उनने अपने उल्लंघन किया था, हनन किया था, इस कारण उनके खिलाफ वो चीज लाई जाती है। ठीक है, इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब क्या है, ये एक संसद सदस्य अथवा सांसदों के समूह के खिलाफ आ सकता है। तो संसद सदस्य तो दोनों जगह बैठे हुए हैं, तो दोनों जगह ये क्या है, आ सकता है। इसके बाद आता है आपका निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव में क्या है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है। इसे एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। आपको सरकार की आलोचना करनी है तो सरकार आपको कहाँ बैठी मिलेगी, लोकसभा में बैठी मिलेगी, ना कि राज्यसभा में। तो सीधी सी बात है, निंदा प्रस्ताव सिर्फ कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्यों लाया जाता है, क्योंकि आप सरकार के किसी कार्य से क्या है, नाखुश हैं। यहाँ पे किसी का कार्य का मतलब क्या हो सकता है, कोई योजना हो सकती है, कोई स्कीम हो सकती है, कुछ अन्य चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका निंदा प्रस्ताव। फिर आता है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो यह संसद में किसी सदस्य द्वारा तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने, उस मामले में एक आधिकारिक बयान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या है, मंत्री जी खड़े होते हैं और मंत्री जी ने कुछ विषय में बोलना चालू कर दिया, वहीं पे संसद सदस्य द्वारा क्या किया जाएगा, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये विषय क्या है, अति महत्वपूर्ण है। ये विषय क्या है, अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार अथवा मंत्रिवर्ग जो है वो इस पे क्या थोड़ा विशेष ध्यान आकर्षण करें। ठीक है, तो उस चीज को क्या क्या बोला जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बोला जाता है। फिर आता है स्थगन प्रस्ताव। तो इसे लोकसभा में हाल के किसी अविलंबी लोक महत्व के परिभाषित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब क्या, समझ लो कि किसी एक विषय पर सदन में क्या चल रही, चर्चा चल रही है। आपको लगा कि मेरे पास भी एक विषय है और वो इस विषय से क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो इस विषय से क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे, अपने इस विषय पर चर्चा करवाने के लिए एक स्थगन प्रस्ताव लेकर के आएंगे। उससे क्या होगा, ये वाला जो कार्यक्रम था वो क्या हो जाएगा, ये जो विषय था वो क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा और आपका विषय वहां पे क्या होने लग जाएगा, उसमें सुनवाई चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थगन प्रस्ताव काम करता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
फिर आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75 में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है कि सरकार क्या होगी, जवाबदेह होगी किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जवाबदेह होगी लोकसभा के प्रति, ठीक है। अब जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, देखो अनुच्छेद 75 में जाओगे ना तो अनुच्छेद 75 बहुत बड़ा है, ठीक है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 7 आता है। अनुच्छेद 75 इतना बड़ा है, ठीक है। जैसे 1 में जाओगे तो 1 में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद होगी। 75 पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा है, मंत्रिपरिषद के संबंध में कुछ अन्य उपबंध है, ऐसी एक 75 की भाषा है। जब 75(1) में जाओगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। फिर अनुच्छेद 2 में जाओगे, 75(2) में जाओगे, 75(2) में जाओगे तो क्या लिखा रहेगा कि उसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कर दी जाएगी, ठीक है। फिर 3 में जाओगे और हाँ 3 में जैसे ही जाओगे तो 3 में आपको क्या मिलेगा, संसद सदस्यों की वो मिलेगी, क्या बोलना चाहिए, 15% की वो स्थिति मिलेगी। मतलब क्या होता है इस पॉइंट का कि मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। हम बोलते हैं ना कि लोकसभा में भाई इतने सारे मेंबर हैं तो मंत्रियों की संख्या भी क्या कर लो, सभी सदस्यों को मंत्री बना दो, ऐसा नहीं है। मात्र कितने बना सकते हैं, लोकसभा की कुल संख्या के 15% लोग क्या बना सकते हैं, आप मंत्री बना सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है, 75(3) में लिखी गई है। जैसे ही आप कहाँ पहुंचेंगे, 75(4) में पहुंचेंगे। ये सब याद कर लेना, आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका कहाँ पहुंचोगे, 75(4) में पहुंचोगे तो फिर वहां पे क्या लिखा गया है, जो ये जो बात कही गई है ना, क्या बोलते हैं इसको, उसके प्रति उत्तरदायी होना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, ठीक है, वो बात लिखी है। जैसे ही आप 75(5) में पहुंचोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ठीक है, इसको सही कर लेना। 75(4) में क्या लिखा गया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिखा गया है। 75(4) में क्या लिखा गया है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मतलब आप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, आप मतलब मंत्रीवर है ना, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ये 75(4) में लिखा गया है। 75(5) में क्या लिखा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति जवाबदेह होगी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। मतलब इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व बोलते हैं। ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, ये सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जब जब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो सामूहिक हो गया, जब राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है तो क्या हो गया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो गया, ठीक है। ये 75(4) हो गया, 75(5) हो गया। फिर आता है आपका 75(6). 75(6) में क्या बात लिखी गई है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक क्या है, हमारे देश का कोई भी नागरिक जो क्या करता है, एक क्राइटेरिया पूरा करता है, वो क्या कर सकता है, मंत्री बन सकता है, ठीक है। बशर्ते कि 6 महीने के अंदर अंदर क्या होना पड़ेगा उसको, किसी एक किसी एक सदन की क्या लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए इस बार क्या जो एक वो बनाए गए अपने विदेश मंत्री जो हैं, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, वो इसी 75(6) के कानून के तहत बनाए गए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा आप याद करके रखिएगा, आपको ये काम सब आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अविश्वास प्रस्ताव है। इसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब जब भी आपको प्रस्ताव लाना होगा तो सबसे पहले 50 सदस्यों को क्या करना पड़ेगा, आपको सहमति चाहिए होगी, ठीक है। फिर वो लाया जाएगा, उस पर बहस होगी, फिर वो फाइनली अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, पास नहीं हुआ तो वहां से प्रस्ताव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें याद रखना है कि अगर आज की तारीख में आपने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, ठीक है, आज मतलब जो भी आज तारीख है उस दिन प्रस्ताव लेके आते हैं आप, तो ये और ये प्रस्ताव क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, तो अगले 6 महीने तक आप नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा याद रखना। इसके बाद आता है आपका कटौती प्रस्ताव। जब क्या होता है, बजट पे बहस होती, क्या होता है, जब बजट पे बहस होती है तो बजट पे बहस के माध्यम से विधायिका द्वारा प्रशासन अथवा शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं वो, उसके बारे में समझते हैं। क्या होता है पहले उसको समझ लो कि कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को प्राप्त एक विशेष शक्ति है। लोकसभा के सदस्यों मतलब विधायिका को अथवा संसद को, संसद नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ विधायिका में लोकसभा अथवा निम्न सदन को, क्योंकि संसद बोलोगे तो राज्यसभा भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो शक्ति प्राप्त है जो अनुदान मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक में सरकार द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए मांगे हुए हैं तो संसद सदस्य चाहते हैं कि हम उसका विरोध करें, तो वो क्या करेंगे, फिर कटौती प्रस्ताव लेके आ जाएंगे। कैसे आता है कटौती प्रस्ताव वगैरह, अब उस चीज को थोड़ा समझो, ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। कौन कौन से, नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती, सांकेतिक कटौती। नीतिगत कटौती के तहत क्या होता है कि समझ लो कि सरकार ने एक बजट प्रस्तुत किया, सरकार ने इस फला डिपार्टमेंट की फला योजना के लिए क्या किया था, सरकार द्वारा इस अमुक डिपार्टमेंट की अमुक योजना के लिए क्या किया गया, 1000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है।
अब उस पर बहस होगी, संसद सदस्यों को लगता है कि ये जो 1000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं ये क्या है, गलत है, तो वहां पे वो इन तीनों में से कोई एक प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। ये किस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उनको वहां पे सरकार पे किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना है, उसके आधार पर वो इन तीनों में से किसी एक का चयन कर लेंगे। क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आता है नीतिगत कटौती। तो इसके अंतर्गत बजट में मंत्रालय के लिए प्रस्तावित अनुदान को घटा करके 1 रुपए करने की मांग की जाती है। मतलब ये 1000 करोड़ रुपए मांगे गए थे, इसको घटाकर कितना कर दिया जाएगा, मात्र 1 रुपया कर दिया जाएगा। ये क्या होती है, नीतिगत कटौती होती है। दूसरा आता है आपका आर्थिक कटौती। तो इसे इस तरह से पेश किया जाता है कि मांग की गई राशि क्या हो जाती है, एक निर्दिष्ट राशि कम हो। मतलब क्या किया जाएगा, 1000 करोड़ रुपए मांगे गए थे, तो वो क्या बोल देंगे, यार हम 1000 करोड़ रुपए आपको नहीं दे सकते हैं, आप क्या करो 800 करोड़ रुपए ले लो। मतलब उनने क्या कर लिया, एक निर्दिष्ट राशि क्या है, 200 करोड़ रुपए उनने क्या कर लिया, वहां से कट कर लिया। ठीक है। तीसरा आता है आपका सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती क्या होती है, तो इसके अंतर्गत संसद सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान मांगों में से 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव करते हैं। मतलब इस 1000 करोड़ रुपए में से कितना काट लिया जाएगा, 100 रुपए काट लिया जाएगा। ठीक है, वापस समझो क्या क्या हो गया। अगर 1 रुपया काटा जा रहा है टोटल डिमांड में से, तो वो क्या है, नीतिगत कटौती है। अगर 100 रुपए काटा जा रहा है टोटल डिमांड में से, तो वो क्या है, सांकेतिक कटौती है। अगर क्या किया जा रहा है, 100 टोटल डिमांड में से कुछ रुपया कम किया जा रहा है, ठीक है, वो कुछ रुपया क्या हो सकता है, कितना भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आर्थिक कटौती हो जाएगी। और ये जो कटौती प्रस्ताव हैं सभी के सभी कहाँ पेश होंगे, सिर्फ लोकसभा में पेश होंगे। क्यों सिर्फ लोकसभा में पेश होंगे, क्यों, क्योंकि बजट पे जो बहस की बात होती है, बजट पे जो निर्माण की बात होती है, वो सब कहाँ चल रहा होता है, प्रक्रिया लोकसभा में चल रही होती है, लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा पे ही इसके माध्यम से बहस होगी और फाइनली क्या किया जाएगा, उसको इस कारण सिर्फ कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ से मेरे ख्याल से प्रस्तावों की बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आता है आपका समितियां। वापस चलो, अब एग्जैक्टली हम कहाँ क्या पढ़ रहे थे, वहां पे आ जाओ, है ना। हम्म हमने क्या क्या देखा हुआ संसद में, कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हमने पहले देखा, प्रश्नकाल शून्यकाल देखा, वाद विवाद बहस देखी, बजट पर बहस और चर्चा स्थगन देखा, विभिन्न प्रस्ताव देख लिए। अब आता है संसद समितियां, उसके बाद क्या आएगा आपका, लेखा परीक्षण। ठीक है, संसद समितियों में दो प्रकार की समितियां होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। इनको अब हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है संसद समितियों में, संसदीय समितियां, अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और अनुच्छेद 118 संसद सदस्यों की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार को शक्तियां क्या है, प्राप्त करती हैं। मतलब क्या हुआ, दो अनुच्छेदों के तहत क्या किया जाता है, ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है। क्या क्या दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद क्या है, 118, उसके तहत पूरा ये काम होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं समितियों में। तो ये दो प्रकार की समितियां होती हैं, जैसा कि हमने पीछे स्लाइड में डिस्कस किया। कुछ स्थायी प्रकृति की होती हैं, कुछ अस्थायी प्रकृति की होती हैं। जो स्थायी प्रकृति की हो गई वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो अस्थायी प्रकृति की होती हैं उनको तदर्थ समितियां बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जो स्थायी समितियां हैं वो अनवरत कार्य करती रहती हैं, अनवरत प्रकृति की होती हैं, अर्थात इनका कार्य समानता निरंतर क्या है, चलता रहता है। इस प्रकार की समितियों का पुनर्गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पे 1 साल के लिए गठन किया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 साल के लिए गठित हो गई तो वो अस्थायी हो गई, नहीं। ठीक है, ये अस्थायी प्रकृति का मतलब क्या होता है, ये तो क्या होगा, स्थायी हो गई, 1 साल के लिए गठित की जाएगी, 1 साल बाद उसका क्या किया जाएगा, पुनर्गठन कर दिया जाएगा, मतलब उसमें मेंबर बदल दिए जाएंगे। ठीक है, समिति क्या है, कंटिन्यूएशन में बनी रहेगी। और अस्थायी अथवा तदर्थ प्रकृति की जो समितियां होती हैं उनमें क्या रहता है कि वो किसी एक विशेष कार्य के लिए बनाई जाएंगी, किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाएंगी। जैसे ही वो विशेष कार्य अथवा प्रयोजन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसी समय उस समिति को क्या किया कर दिया जाता है, डिजॉल्व कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें शामिल कुछ प्रमुख समितियां क्या हैं स्थायी समितियों में, एक कुछ आपने नाम सुने होंगे, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसको क्या बोलते हैं, पीएसयू वाली समिति बोलते हैं, कार्य मंत्रणा समिति, विभागीय समितियां और विशेषाधिकार समितियां होती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ समितियों को हम देख लेते हैं जो हमारे लिए काम की हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आ जाता है तदर्थ समिति या स्थायी समितियां, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें दो प्रकार की समितियां होती है, तदर्थ अथवा स्थायी में दो प्रकार की होती है, एक जांच समिति होती है, एक सलाहकार समिति होती है। जांच समितियां क्या है, कोई तात्कालिक घटना हुई, अभी हमने जो डिस्कस किया ना कि कोई समस्या हो गई, कोई प्रयोजन हो गया, कोई कार्य हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रयोजन क्या था, कोई तात्कालिक घटना थी, कार्य क्या था, तात्कालिक घटना थी, तो उस तात्कालिक घटना के समाधान के लिए क्या किया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा, वो कुछ हमको अनुशंसाएं करते, उसको क्या बोलते हैं हम, तदर्थ जांच समिति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तदर्थ जांच समिति बोलेंगे। ऐसे ही क्या होता है आपका तदर्थ सलाहकारी समिति, मतलब क्या है कि इनका निर्माण किसी विशेष विधेयक पर चर्चा करने के लिए किया जाता है। तो किसी विशेष विधेयक पर विशेष समय के लिए विशेष चर्चा हेतु और बनाई गई समिति है, तो क्या कहलाएगी, आपकी तदर्थ सलाहकार समिति कहलाती है। ठीक है, यहाँ से बातें स्पष्ट हो गई होंगी मेरे ख्याल से आपको। अब आता है लोक लेखा समिति क्या होती है।
ठीक है। तो लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से क्या किया गया था, गठित किया गया था। ये भारत शासन अधिनियम है, उसको आप किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टफोर्ड उसको सुधार बोला जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो वो थे, मॉन्टेग्यू थे उस समय, वो कौन थे, भारत सचिव थे। ठीक है, भारत सचिव थे। और जो जेम्स फोर्ड थे वो क्या होते हैं यहाँ पे, वायसराय थे। ठीक है, तो उन दोनों के नाम के आधार पर उसको क्या बोला जाता है, मॉन्टफोर्ड सुधार बोला जाता है। ये जो लोक लेखा समिति है उसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। अभी हमने जस्ट पीछे डिस्कस कर क्या है। ठीक है, वापस चलो यहीं पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, इन समितियों का गठन क्या किया जाता है, वार्षिक आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये अनवरत चलती रहती है, परंतु इनका पुनर्गठन किया जाता है वार्षिक आधार पर किया जाता है। वही तो बात यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बात यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि इन समितियों का गठन क्या किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अधीन इसमें काम किया जाता है, उसके तहत गठन किया जाता है। नियुक्ति क्या होती है, सदस्य क्या होते हैं, इसको देखो। नियुक्ति कैसे होती है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। जितनी भी समितियां बनेगी लोकसभा के माध्यम से, उन सभी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि संसद के अंदर चलने वाले कामों के लिए जो सर्वाधिकारी है, जो इसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा, वो कौन है, वहां का स्पीकर है, वहां का अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, गौरतलब है कि चूंकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, अतः यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकार प्रकृति के हों। ठीक है, किस प्रकार के निर्णय लेगी वो, जो सलाहकार प्रकृति के होंगे। सदस्य क्या होते हैं इनमें, तो इसमें वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा किए गए नामित किए गए 7 सदस्य। ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ से आपको बात, कि टोटल मेंबर कितने रहेंगे, इसमें 22 रहेंगे। उस 22 मेंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 15 + 7 में डिवाइड हो जाएगा। किसमें, 15 + 7 में। 15 जो मेंबर हो जाएंगे कहाँ से आ जाएंगे, निम्न सदन से। जो 7 मेंबर हो जाएंगे वो कहाँ से आ जाएंगे, राज्यसभा अथवा उच्च सदन से आ जाएंगे। ठीक है, यहां से बात क्या हो गई, आपको थोड़ी सी स्पष्ट हुई होगी। इसके बाद आता है आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया, 1950 में। पीछे वाली कब गठन किया गया था, 1921 में। ठीक है, इस समिति का गठन प्रतिवर्ष बजट के लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए क्या है, किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा के 30 सदस्यों से होता है। इस चीज को याद रखो, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति है। ये एक बात हो गई। दूसरा कि इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, इसलिए सबसे बड़ी है। पर मजे की बात क्या है कि इसके 30 के 30 सदस्य सभी कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं किया जाता है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस समिति में शामिल नहीं किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य कभी भी किसी भी समिति में शामिल नहीं होंगे। मंत्रिपरिषद के सदस्य कभी भी किसी भी समिति में शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, प्राक्कलन समिति सरकारी अपव्यय को रोकने की सिफारिश करती है। इसके कारण इसे क्या कहा जाता है, स्थायी मतभेदता समिति कहा जाता है। कैसे रोकेगी ये अपव्यय को, कैसे रोकेगी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया। लोकसभा में बजट प्रस्तुत होने के बाद इसको स्थापित किया जाता है। बजट का संबंध किससे है, वित्त से है। वित्त, अब वहां पे वित्त का क्या करना है, आपको अपव्यय रोकना है। तो ये कौन काम करेगा, प्राक्कलन समिति काम करेगी। इसी कारण इस समिति को क्या कहा जाता है, स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका प्राक्कलन समिति था। इसके बाद आता है आपका पीएसयू से रिलेटेड समिति आ जाती है। पीएसयू रिलेटेड समिति का गठन कब किया गया था, 64 में किया गया था। कब किया गया था, 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसमें भी क्या होते हैं, 22 इसमें अच्छा, इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 प्लस क्या होता है, 5 होता है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे डाउट हो रहा है इसमें, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। अच्छा हाँ, ठीक है, सही लिखा हुआ है। ठीक है, सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा है। इसमें क्या होता था, शुरुआत में इसमें 15 सदस्य होते थे। प्रारंभ में इसमें क्या होते थे, 15 सदस्य होते थे। 10 + 5, 1974 में उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 22 कर दिया गया। जिसमें क्या, उसका मतलब क्या होता है, 15 प्लस क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। क्या हो जाता है, 15 + 7 हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा, 1 वर्ष का होगा। हमने पीछे डिस्कस कर लिया था, इसका भी वही रहेगा। कोई मंत्री समिति के सदस्य नहीं बनेगा। इसको हमने पीछे डिस्कस किया कि मंत्रीवर्ग कभी भी किसी समिति के सदस्य नहीं बनाए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को क्या करता है, समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। जैसे मान लो प्राक्कलन समिति थी 30 मेंबर वाली, पीएसयू समिति थी 22 मेंबर वाली, आपकी वो पीछे जो हमने समिति देखी है ना, लोक लेखा समिति 22 मेंबर वाली, वो हो गई। इन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और किसको अपॉइंट करेगा, तो इन्हीं 30 में से 22 में से मेंबरों में से किसी एक व्यक्ति को क्या कर देगा, वो अपॉइंट कर देगा। ठीक है,
तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। 15 मेंबर कब थे? प्रारंभ में थे। अभी संख्या कितनी उनकी? 22 है। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष कभी भी नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी को अपॉइंट करता है ना। तो राज्यसभा के सदस्य यहाँ पे कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। ठीक है, जो 7 मेंबर राज्यसभा के वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये क्या थी? आपकी पीएसयू रिलेटेड समिति थी। इसके बाद आता है आपका विभागीय समितियां। तो विभागीय समिति मतलब किसी पर्टिकुलर विभाग से संबंध होगा, उसका उसका संबंध किससे होगा? किसी पर्टिकुलर विभाग से होगा। तो इस प्रकार टोटल 24 समितियां बनती हैं। ठीक है, इतनी समिति बनती हैं, 24 समितियां। और प्रत्येक समिति में क्या होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। समिति में अधिकतम क्या होंगे? 31 सदस्य होंगे, जिनमें से 21 सदस्य का मनोनयन कौन करेगा? स्पीकर करेगा। और 10 सदस्यों का मनोनयन कौन करेगा? सभापति करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? टोटल 24 समितियां हैं। टोटल क्या है? 24 समितियां हैं, प्रत्येक में 31 मेंबर रहेंगे। इन 31 में से अगर हम बात करें तो 21 मेंबर कहाँ से आएंगे? लोकसभा से। 10 मेंबर कहाँ से आएंगे? राज्यसभा से। कुल 24 समितियों में से 16 समितियां कहाँ हैं? लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। और 8 समितियां कहाँ जाती हैं? आपके राज्यसभा के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 16 + 8 समितियां कहाँ से हो गई? 16 लोकसभा से, 8 राज्यसभा से, 24 समितियां हो गई। 24 समितियों में से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे। 31 में से 21 सदस्य लोकसभा के रहेंगे, 10 सदस्य कहाँ के रहेंगे? राज्यसभा के रहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्या है आपको थोड़ा याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है लेखा परीक्षण। ठीक है, हो सकता है आज थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा हो, कम रखते हैं। चलिए, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते एहसास होता है कि शायद थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई है। कोई बात नहीं, कम करते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे, थोड़ा आप अपने उसमें यूट्यूब में जो मैनेजमेंट का रहता है ना, उस वहाँ स्पीड मैनेज करने का, उसमें से आप थोड़ा स्पीड को स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लगे तो। अब आते हैं जो आखिरी उपाय है विधायिका द्वारा प्रशासन अथवा शासन पर नियंत्रण का, वो क्या है? लेखा परीक्षण। मतलब आप अपने उनके कर्मों को क्या करेंगे? आप परीक्षण करेंगे। क्या आता है? लेखा परीक्षण व्यय पर नियंत्रण बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत लेखा परीक्षण का कार्य किसको दिया गया है? कैग को दिया गया है, महालेखा परीक्षक को दिया गया है। लेखा परीक्षण विभाग कार्यपालिका के अंकुश से क्या है? बाहर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर क्यों है? क्यों? क्योंकि कैग जो बना हुआ है, जो कैग बना हुआ है, लेखा परीक्षण जो विभाग बना हुआ है, वो किसके तहत बना हुआ है? संविधान से बना हुआ है। और संविधान के बनी अंदर संविधान से बनी हुई चीजें कभी भी किसी एक कार्यपालिका अथवा विधायिका के नियंत्रण में नहीं आ पाएंगी इतना जल्दी। ठीक है, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व सदैव बना रहेगा। अब आते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन? मतलब कैग। कौन आएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखो, इस सबको पढ़ने के पहले ये स्टेटमेंट पढ़ लो। हो सकता है ये आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए और पूछ ले कि ये जो भीमराव अंबेडकर जी मतलब ये स्टेटमेंट किसका है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा अंबेडकर जी का है। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक का है कि संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए, या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही क्या धन खर्च किया जाए। उनने क्या महत्व बताया? किस रूप में महत्व बताया कि कैग का काम क्या होता है? संसद द्वारा जो राशि प्रदान की गई है, किसको? कार्यपालिका को। कार्यपालिका उस प्रदान की गई राशि में से कहीं बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं कर रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, कहीं गलत जगह तो खर्चा नहीं कर रही है। मतलब जिस एक्स काम के लिए खर्चा दिया गया था, सिर्फ उसी एक्स काम में क्या होना है? खर्चा होना है। किसी कहीं वाई काम अथवा जेड काम में तो कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर क्या रखना? निगरानी रखने का काम किसका होता है? कैग का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त डिटेल कि भारतीय लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का प्रमुख के तौर पे कब स्थापित किया गया? 1953 में 1753 में स्थापित किया गया था। मतलब जो कैग की व्यवस्था है आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं, जो कैग के रूप में आज बनी उस रूप में नहीं, किसी और रूप में कब से चालू हुई थी? 1753 में चालू हुई थी। वह लोक व्यय का क्या होता है? संरक्षक होता है। लोक व्यय बोल लो या लोक वित्त बोल लो, उसका संरक्षक होता होने के साथ साथ क्या है? केंद्र और राज्य के दोनों स्तरों पर क्या करता है? देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। मतलब सरकार के खर्चों पर क्या रखता है? वो नियंत्रण रखता है। सरकार के खर्चों की क्या करता है? वो निगरानी करता है। कैग को भारत सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में एक संरक्षक दीवार कहा जाता है। ऐसी संरक्षक दीवारें हमारे देश में कई सारी हैं। ऐसी संरक्षक दीवारें हमारे देश में कई सारी। कैसी? कैग जैसी। और कौन कौन सी हैं वो? सर्वोच्च न्यायालय है, निर्वाचन आयोग है, यूपीएससी है, या अन्य जो क्या है? स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र संस्थान है, वो सब क्या है? हमारे देश के संरक्षक लोकतंत्र की संरक्षक हैं। ये सब दीवारें हैं ना, ये सब क्या है? लोकतंत्र के संरक्षक है। कैग भी उन्हीं में से एक है।
फिर क्या है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति जवाबदेहिता कैग के लोक लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से क्या की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। मतलब क्या है, सरकार द्वारा अथवा कार्यपालिका द्वारा अथवा मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए खर्चों अथवा वित्त व्ययों को क्या किया जाता है, कैग द्वारा मॉनिटर किया जाएगा, कैग द्वारा उनका परीक्षण किया जाएगा और उसके संबंध में प्रत्येक वर्ष क्या की जाएगी, रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहाँ रख देगा, संसद के पटल में रखवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था क्या करती है, कि काम करती है। ठीक है, अब आता है कि नियुक्ति कौन की करता है, कि इसकी कैग की तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उसमें डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है कार्यकाल, क्या होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष का कार्यकाल होता है, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए वो। इसके बाद आता है निष्कासन कैसे होगा, तो निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है निष्कासन स्वतः नहीं होगा। कैसे होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाया जाएगा। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से हटाया जाएगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना क्या करता है, पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब प्रश्न यह है कि लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए एक अधिनियम बना हुआ है, न्यायाधीश जांच अधिनियम बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, न्यायाधीश जांच अधिनियम बोलते हैं। उसमें प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम में जो प्रक्रिया का वर्णन किया गया है जजों को हटाने के लिए, उसी प्रक्रिया के तहत क्या करना है, आपको कैग को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे आप, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित। इस पॉइंट को याद रखना है। बहुमत कैसा रहेगा, विशेष रहेगा। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, टोटल 66%। ठीक है, कितना होता है, 66% लोगों ने क्या करी हो, अपनी सहमति प्रदान करी हो। ठीक है, तो विशेष बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के आधार पर साबित दुर्व्यवहार अथवा क्षमता के आधार पर किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे कैग का निष्कासन हो सकता है। अब जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि संविधान में वर्णित है, संविधान में कहीं ना कहीं वर्णित होगा, उसके संबंध में क्या क्या आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 148, 49, 50, 151, टोटल 4 आर्टिकल इसमें आते हैं। क्या है 148 में, कि 148 में कैग जैसी कोई व्यवस्था होगी, सिर्फ ये बात कही गई है। मतलब नियुक्ति, शपथ, सेवा, उसका पद, ये सब बातें कहाँ की गई, 148 में। 149 में क्या बोला गया, उसकी कार्य और शक्ति बताई गई हैं। 150 में क्या बताया गया है, उसके खातों का विवरण दिया दिया जाएगा। और 151 में क्या बताया गया है कि वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा, अपनी राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, तो 141 में 48 में क्या बताया गया कि पद होगा। 149 में क्या बताया गया, उस पद की शक्तियां क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे। 150 में उससे खातों का विवरण की बात की गई है और 151 में रिपोर्ट्स की बात की गई है। वर्तमान में भारत के जो कैग हैं वो कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। वर्तमान में भारत के कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी पहले IAS अधिकारी थे, उसके बाद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। वर्तमान में क्या है, वो कैग हो गए। ठीक है, हाँ, अब आता है लोक प्रशासन में कार्यपालिका का नियंत्रण। ठीक है, अभी तक आपने क्या देखा था, पूरा विधायिका का नियंत्रण देखा था। अब क्या आता है आपका, कार्यपालिका का नियंत्रण। ठीक है, तो कार्यपालिका का जो नियंत्रण है उसको समझते हैं कि सभी देशों में लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का किसी न किसी भांति क्या होता है, अंकुश अवश्य रहता है। मतलब क्या करेगी कार्यपालिका अपने प्रशासन पर, मतलब क्या है, शासन शासन क्या रखेगा, प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा। जब शासन प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिक नियंत्रण बोलते हैं। ठीक है, उत्तरदायी सरकार में प्रशासन पर कार्यपालिका का समुचित नियंत्रण अपेक्षित होता है, अन्यथा नौकरशाही के राज की क्या होती, कहावत चरितार्थ हो जाती है। मतलब क्या होता है, देखो सीधी सी बात है, जनता के प्रति जवाबदेह कौन है, इस पॉइंट को समझ लो थोड़ा सा। जनता के प्रति जवाबदेह कौन रहेगा, सदैव सरकार रहेगी। सरकार जिसको मतलब आप क्या बोल सकते हो, मंत्री परिषद बोल सकते हो, मतलब मोदी जी है ना। जैसे आज की परिस्थितियों में बात करें तो जनता के प्रति जवाबदेह हमेशा कौन रहेगा, मोदी जी रहेंगे। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष बाद उनको जनता के पास वापस आकर के क्या करना पड़ेगा, वोट मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर जो शासन है अथवा जो कार्यपालिका है, जो सरकार है वो जनता के प्रति जवाबदेह है, तो उसके अंडर काम करने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे, उसके प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। तो उसके अंडर काम करने वाले लोग कौन है, प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लोक सेवक हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, शासन के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे, उत्तरदायी हो जाएंगे। अगर वो उत्तरदायी जवाबदेह नहीं होते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, नौकरशाही के शासन की, नौकरशाही के राज की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। वो जो कहावत है वो क्या हो जाएगी, वहां पर चरितार्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब आता है कि कार्यपालिका किस किस प्रकार से विधायिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। तो क्या पहला क्या है, पदों का निर्धारण। दूसरा है जांच समितियों के माध्यम से, वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से, व्यवस्थापिका द्वारा नीति निर्धारण के माध्यम से, अभिकरण व विभागों की रचना के द्वारा, शासन की नीतियों का निर्धारण मुख्य कार्यपालिका द्वारा, प्रशासकों की नियुक्ति, स्थानांतरण, निष्कासन इनके माध्यम से, बजट कार्यपालिका बनाती है लोकमत से, अपील से, और यहाँ पे
लोक सेवा संहिता अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई से। इन पॉइंट्स को सबको यही समझ लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, सबका मतलब पता होना चाहिए आपको कि कैसे कैसे नियंत्रण क्या होता है, स्थापित होता है, ठीक है। इन सब में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ लो सिर्फ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था आपका पदों का निर्धारण। पदों का निर्धारण में क्या था कि अनेक पदों का उल्लेख संविधान में किया गया है, पर अगर कोई विधायिका भी नए अभिकरणों की स्थापना करके इसके माध्यम क्या कर सकती, नए पदों का सृजन कर सकती। क्या पॉइंट है आपका कि पदों, बहुत सारे पद संविधान में पहले से बने हैं, बहुत सारे पद विधान के माध्यम से पहले से बने हुए हैं, पर अगर किसी नए पद का सृजन करना है, कोई नया पद क्या करना है, क्रिएट करना है, तो उसका भी जो अधिकार है वो किसके पास है, कार्यपालिका के पास है, ठीक है। तो आपका, आप जिस पद में हैं, मतलब आप मतलब प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप जिस पद में हैं उस पद का अस्तित्व क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, कार्यपालिका डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आप किसके नियंत्रण में हो गए, अब कार्यपालिका के नियंत्रण में हो गए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जांच समितियों के माध्यम से कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं आपके उन कर्मों को क्या किया जाएगा, जांच परीक्षण करवा लिया जाएगा। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आपने सही तरीके से किया है अथवा नहीं किया है, सरकार उसके संबंध में क्या करवा सकती है, जांच करवा सकती है। तीसरा वित्तीय नियंत्रण, जैसे उदाहरण के लिए समझ लो कि आपका कोई नगर निगम है, ठीक है, समझ लो इंदौर नगर निगम है। इंदौर नगर निगम में जो नगर निगम का वो बैठते हैं पार्षद और पूरा जो महापौर वगैरह बैठते हैं, ठीक है, नगर निगम कार्यालय में। वहाँ पे जो पूरी बहस चलती है, वहाँ पे क्या बहस चल रही होती है कि समझ लो इंदौर में कुछ इंदौर का जो वो है इंदौर के जो निगम आयुक्त हैं, उनको कुछ काम करना है तो उनको क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। वो पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, निगम कार्यालय से निगम का जो वो है बैठकें होती हैं वहाँ से मिलेगा। जो सदस्य गण है, उसके पार्षद हैं, महापौर हैं, वो सब क्या करेंगे, पैसा सैंक्शन करेंगे, वित्तीय सहायता प्रदान वित्त क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, वित्तीय नियंत्रण हो गया। मतलब प्रशासन को अगर 1 रुपया भी खर्चा करना है तो उसको किसके पास जाना होगा, कार्यपालिका के पास जाना होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित होता है। इसके बाद क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। व्यवस्थापिका मतलब वही कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अभिकरण और विभागों की रचना, अभिकरण और विभागों की रचना का मतलब क्या होता है कि नए विभाग बनाने हैं, नई एजेंसियां बनानी है, इसका भी निर्धारण कौन करता है, कार्यपालिका करती है। कल को हो सकता है नया विभाग बनाया जाएगा तो आपका अस्तित्व बचा रहेगा, नया या पुराना विभाग खत्म कर दिया जाएगा तो आपका अस्तित्व क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा एक प्रशासक के तौर पर, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, कार्यपालिका आप क्या हो गए, कार्यपालिका के पूर्णतः नियंत्रण में हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, शासन की नीतियों का निर्धारण मुख्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, किस प्रकार से आप काम करेंगे, शासन ने एक नीति बनाई है, शासन ने एक नीति बनाई है, मतलब सरकार ने एक नीति बनाई है, उस नीति को इम्प्लीमेंट करने का काम, मतलब लागू करने का काम या उसको प्रवर्तनी करने का काम दायित्व किसका होगा, प्रशासन का होगा, ठीक है। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन का काम हो आप कैसे करेंगे, जैसा करेंगे वैसा करेंगे जैसा सरकार बोलेगी, मतलब कार्यपालिका बोलेगी। इसके बाद क्या है, प्रशासकों की नियुक्ति, उनका स्थानांतरण, उनका निष्कासन। आप 50 बार सुनते होंगे ना कि सरकार ने क्या कर दिया, फला फला अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, फला फला अधिकारी को क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, उसको निष्कासित कर दिया गया। मतलब सीधी सी के बात क्या है, आप पूर्ण रूपेण क्या है, कार्यपालिका के नियंत्रण में है, आप पूर्ण रूपेण क्या है, कार्यपालिका के नियंत्रण में है। इसके अलावा क्या है, बजट कार्यपालिका बनाती है। अगर बजट कार्यपालिका बनाएगी तो हर तरीके से नियंत्रण भी आपके बजट पे कार्यपालिका रखे रहेगी, ठीक है। इसके अलावा लोकमत से अपील और लोक सेवा संहिता और अनुशासनात्मक कार्रवाई। लोकमत से अपील मतलब जनता से अपील करवाई जा सकती है और इसके मतलब जनता के आप नियंत्रण में हो जाएंगे। इसके अलावा क्या, लोक सेवा संहिता मतलब जो आचार संहिता बनी होती है, ठीक है, जो आचार संहिता बनी होती है, सिविल सेवा आचरण संहिता वगैरह है, ठीक है। केंद्रीय आचरण संहिता बनी हुई, केंद्रीय सेवा आचरण संहिता बनी हुई है, रेलवे सेवा आचरण संहिता बनी हुई है, ठीक है। तो ये सब जो आचरण संहिताएं बनी हुई हैं उनके तहत क्या की जा सकती है, आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। वो जो अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। तो आप क्या हो गए, वापस कार्यपालिका के प्रति क्या हो गए, जवाबदेह हो गए, ठीक है। तो ये क्या था, पूरा आपका कार्यपालिका संबंधी नियंत्रण था किस पर, आपके उसमें प्रशासकों पर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यायिक नियंत्रण क्या होता है। तो न्यायपालिका जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की क्या है, रक्षक है। आप 50 बार पढ़ते होंगे ना कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो संविधान का संरक्षक कौन हो जाता है, वहां पर न्यायपालिका हो जाती है। ये बात कहाँ से सिद्ध होती है, आपके अनुच्छेद 32 से सिद्ध होती है, ठीक है। वहां पे हमने इस चीज को कई बार पढ़ा होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, रिट्स के माध्यम से अनुच्छेद 32 से 26 वगैरह जो पढ़ते हैं आप। तो न्यायालय जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षक है। इनके द्वारा किए गए निर्णयों को कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। वास्तव में प्रशासनिक अधिकारियों का न्यायालयों के प्रति जो उत्तरदायित्व है वही दूसरे रूप में कानूनी प्रतिकार क्या है, कहलाता है। कानूनी प्रतिकार मतलब एक तरीके से बाध्यता हो गई। जब भी सरकारी अधिकारी अनाचार करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है तो कोई भी नागरिक न्यायालय के समझ जा सकता है। आपके पास आर्टिकल 32 दिया गया है ना, आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो अगर मान लो आपके उन अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, कौन कर रहा है, एक प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है, आपके
सॉरी, है ना, लगातार बोलते बोलते क्या होता है, ठीक है। तो आपके अधिकारों का उल्लंघन कौन कर रहा है? प्रशासनिक अधिकारी अगर कर रहा है तो उससे क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है कि आप न्यायपालिका के समक्ष जाएंगे और बताएंगे कि मेरे इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो मुझे क्या किया जाए, जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये बात क्या हो जाती है, अब जब 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 ये बात आप जाकर के किसको बताएंगे, न्यायालय को बताएंगे, तो न्यायालय वहां से क्या करेगा, उस प्रशासनिक अधिकारी पर नियंत्रण स्थापित करेगा, उस पर्टिकुलर प्रशासनिक अधिकारी पर क्या करेगा, नियंत्रण स्थापित करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझो कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की कौन कौन सी परिस्थितियां होती है, मतलब न्यायालय किन किन परिस्थितियों पर प्रशासन में अथवा प्रशासनिक अधिकारी के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। तो ऐसी टोटल 5 परिस्थितियां बनती हैं जब वो हस्तक्षेप कर सकता है। कब कब? जब प्रशासनिक अधिकारी अधिकार क्षेत्र न होने की दशा में काम कर रहा हो। कब काम कर रहा हो? जब क्या है वो चीज मतलब समझ लो कि ये एक्स प्रशासनिक अधिकारी है, उसका कार्य क्षेत्र सिर्फ इस एरिया में था, आप यहाँ जाकर काम कर रहे हैं। या फिर दूसरा कि इस एरिया में भी आपका पर्टिकुलर काम क्या था, सिर्फ एक्स काम को करना था, वाई काम को नहीं करना था, पर आप एक्स काम को छोड़ करके वाई काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हैं आप अपने अधिकारों का, ठीक है। तो जब आप अपने अधिकारों का, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करेंगे तो वहां पे क्या किया जाता है, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। दूसरा कि जब प्रशासक अपने विवेक अथवा विवेक का क्या कर रहा हो, दुरुपयोग कर रहा हो। यहाँ पे विवेक मतलब क्या है, विवेकाधीन शक्ति है, अथवा विवेक जो वो दिए गए विवेकाधिकार शक्ति दी गई है, उसका यहाँ पे क्या किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में कोई कानूनी गलती कर रहे हैं, कोई आप ऐसा कर्म कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो कानून सम्मत नहीं है, और अगर आप ऐसा कर्म करेंगे जो कानून सम्मत नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगी, आपके न्यायपालिका की एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में किन्हीं तथ्यों का पता लगाने में क्या करते, तो कोई त्रुटि करते, जानबूझ करके त्रुटि हो रही है, तो उस समय क्या किया जा रहा है, न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्य में कोई प्रक्रिया संबंधी क्या करते, गलती कर दे। तो इस प्रकार की जब आप समस्या खड़ी करेंगे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। अब इसमें जो हस्तक्षेप होगा किन किन तरीकों से होगा, वो तो हमने पीछे क्या देखा, किन किन परिस्थितियों में हस्तक्षेप होगा। अब हमको ये देखना है कि किन किन तरीकों से हस्तक्षेप होगा। तो ये जो किन किन तरीकों से हस्तक्षेप की अगर हम बात करें, तो मात्र क्या है, इसमें संविधान में वर्णित तरीकों की हमको चर्चा करनी है, जिसमें क्या आता है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के 2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक आदेश, निर्देश तथा लेख निकाले। लेख मतलब क्या होता है, रिट्स होती हैं। रेख मतलब क्या होता है, लिट्स होती हैं, इन्हीं लिट्स को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये किसके तहत बात हो गई, अनुच्छेद 32 के तहत बात हो गई। यही बात कहाँ की जाती है, अनुच्छेद 226 के तहत की जाती है, किसके लिए, हाई कोर्ट्स के लिए, उच्च न्यायालयों के लिए, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे किस बारे में बात होने वाली है अब, है ना। तो क्या हो गया, 32 के तहत और 226 के तहत क्या करती है न्यायपालिका, प्रशासनिक अधिकारियों पर शासन क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है। किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित होता है उसको समझो अब। तो 32 के तहत, अनुच्छेद 32 से टोटल 5 प्रकार की रिट्स बताई गई हैं, टोटल 5 प्रकार के लेख बताए गए हैं। उन लेख को क्या किया जाता है, न्यायपालिका द्वारा जारी किया जाता है, और शासन अथवा प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाता है, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सबसे पहली जो रिट आती है उसमें क्या आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हीबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीबियस कॉर्पस। यहाँ पे परिभाषा के तौर पे एक लाइन में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको अपने शब्दों में थोड़ा इसको तोड़ के बताया ताकि आपको उसका मतलब तो ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाए। उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लेफ्ट वाले हिसाब से आपको समझाई दे रहा हूँ। जैसे क्या हुआ, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, हीबियस कॉर्पस में, कि इस शब्द का जो हीबियस कॉर्पस शब्द है, बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द है, इसका मतलब क्या है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। यहाँ पे वो कर लेना, उदाहरण चिन्ह लगा लेना, ठीक है। को प्रस्तुत किया जाए, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। किसको ये इसका संबंध किससे होता है, अनुच्छेद 32 से होता है। जो आप निवारक निरोध कार्रवाई होती है ना, निवारक निरोध जो कार्रवाई होती है उसके तहत इसका क्या होता है, संबंध होता है। प्रस्तुति किसकी, अब प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है, को प्रस्तुत किया जाए। किसको प्रस्तुत किया जाए, उसको प्रस्तुत किया जाए जिसको प्रशासन ने क्या किया है, अपनी हिरासत में लिया हुआ है। प्रशासन ने क्या किया है, अगर किसी को अपनी हिरासत में लिया हुआ है तो उसको क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। क्या कार्य किया जाएगा वहां पे, हिरासत की वैधता की जांच की जाएगी। जैसे इसको समझो सामान्य भाषा में, मेरे ख्याल से आपने पहले कई बार पढ़ा होगा तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, बट हो सकता है अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो समझा देते हैं। समझ लो कि किसी एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उस व्यक्ति के जो परिजन है, ये एक व्यक्ति है, इसको पुलिस द्वारा क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। इधर से भाव है ना, इसको क्या कर लिया गया, पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया इस व्यक्ति को। अब क्या हुआ ना, पुलिस इसको क्या कर रही है, उसमें पेश कर रही है, क्या बोलते हैं उसको, न्यायालय में पेश कर रही है ना, उसको छोड़ रही है। तो उसके घर के जो लोग हैं, इस व्यक्ति के घर के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, अनुच्छेद 32 को इन्वोक करेंगे, राइट टू रेमेडीज को क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे।
वो न्यायालय के पास जाएंगे, बोलेंगे कि साहब हमारा भाई है, अरेस्ट हुआ है, आप उसको क्या करिए, प्रस्तुति करवाइए। वहां पे अदालत आपकी बात से सहमत होती है तो सर क्या करेगी, वो इस रिट को जारी करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को जारी करेगी। जैसे ही ये रिट जारी होगी, किसके खिलाफ जारी होगी, लोक प्राधिकारी के खिलाफ अथवा पुलिस के विरुद्ध जारी होगी। जैसे ही ये रिट जारी होगी तो पुलिस पर ये बाध्यता आ जाएगी, पुलिस मतलब प्रशासनिक अधिकारी है, वो प्रशासन है वो, ठीक है, हम प्रशासन नियंत्रण की बात कर रहे हैं। तो ये पुलिस पे बाध्यता आ जाएगी लोक प्राधिकारी पे कि वो क्या करे, इस व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया गया है उसको न्यायालय के समक्ष क्या कर दे, प्रस्तुत कर दे। अब वहां पे न्यायालय क्या करेगा, हिरासत की वैधता की जांच करेगा, मतलब आपने उसको अरेस्ट किया हुआ है तो अरेस्ट सही तरीके पे है, लीगल ग्राउंड्स पे है अथवा इलीगल ग्राउंड्स पे है। अगर वो है अरेस्ट है वो लीगल ग्राउंड्स पे है तो वहां से क्या कर दिया जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट जारी की गई थी उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा और उसको वापस जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है। अगर वहां पे क्या पाया जाता है कि जो हिरासत है वो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से की गई है, तो वहां वहां से उसको, उस व्यक्ति को उसी समय क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, उसको घर जाने को बोल दिया जाएगा। ठीक है। ये क्या होता है, आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थित दर्ज करे, उसके करने की वजह बताए। अगर कैद करने की वजह से न्यायाधीश असंतुष्ट है तो उसको छोड़ देगा, अगर संतुष्ट है तो उसको रखे रहेगा, खत्म बात है ना। फिर आता है परम आदेश, परम आदेश जिसको क्या बोलते हैं, मैंडमस। इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। मतलब न्यायालय अधिकारी क्या करता है, अपने क्षेत्र अधिकार का उल्लंघन करते हुए क्या करता है, काम करता है। तो वहां पे आदेश दिया जाएगा उनके द्वारा, न्यायालय द्वारा, कि आप अपने क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, अपनी शक्तियों क्या कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है। तो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अथवा लोक सेवकों के विरुद्ध क्या जाता है, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं, कार्य करने अथवा न करने के संबंध में, कि फला फला कार्य को आप करेंगे अथवा नहीं करेंगे। ये वो किस आधार पर बताएंगे कि आपको वो कार्य करना अथवा नहीं करना है, वही आधार पर बताएंगे कि आपको ये क्षेत्र अधिकार में आता है वो अथवा नहीं आता है। ठीक है। तो ये क्या है, आपका परमादेश है, मैंडमस। देन आता है प्रोहिबिशन, जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिषेध। मतलब प्रोहिबिशन मतलब रोकना, क्या किसी चीज के लिए रोका जा रहा है, आपको किस चीज के लिए रोका जा रहा है। पहली बात तो किसको रोकेंगे, न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक निकायों को रोकेंगे। न्यायिक मतलब समझ लो सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है तो उच्च न्यायालय को रोक सकता है, जिला न्यायालय को रोक सकता है। न्यायिक अर्ध न्यायिक निकाय मतलब समझ लो जैसे एनजीटी एक अर्ध न्यायिक निकाय है, ठीक है, और जो वो होता है आपका कैट होता है, वो एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है। ठीक है। तो इन सबको क्या कर सकता है, वो रोक सकता है। ठीक है। तो क्यों रोकेगा, पहली बात तो अब ये डिसाइड हो जाए कि कार्य क्षेत्र के बाहर के निर्णय देने व सुनवाई रोकने के लिए किसके खिलाफ जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी, विधायी निकाय या निजी व्यक्ति अथवा निजी व्यक्ति के खिलाफ ये जारी होता है। ठीक है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, पॉइंट समझ लो, एक मिनट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसको समझ लो बस। प्रतिषेध क्या होता है, इसको इसका अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। क्यों, कौन रोकता है, कोई उच्च न्यायालय रोकेगा, मतलब ऊंचा ऊपर का कोई न्यायालय है वो रोकेगा, किसको रोकेगा, अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकेगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो उच्च न्यायालय को रोक लेगा और अधीनस्थ न्यायालय को रोकेगा। अगर उच्च न्यायालय है तो सिर्फ किसको रोक पाएगा, अधीनस्थ न्यायालय को रोक पाएगा। किस चीज से रोकना है, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर जाकर के काम करने से रोकना है। अब अगेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर दोनों में कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर रोकने पे रोका जा रहा है, ठीक है, मतलब परमादेश में भी वही काम किया जाता है और दूसरा यहाँ पे भी वही काम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको अभी समझ लो, वापस बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध क्या हो गया, न्यायालय को कुछ कार्य करने से क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ये किस प्रकार की प्रकृति का होता है, निवारक प्रकृति का। मतलब जो आपने काम कर दिया है उसमें आपको क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है। निवारण किया जा रहा है उस चीज का, समस्या का। अब आता है सर्टियोराई, मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण। ये क्या होता है, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा न्यायिक निकाय को अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है इसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। प्रतिषेध व उत्प्रेषण में अंतर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों क्या हो रहे हैं, न्यायालय के खिलाफ जारी हो रहे हैं। अंतर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, न्यायालय के खिलाफ हो रहे हैं जारी, दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ कार्य करने से रोक रहे हैं। तो फिर भी तो कुछ तो अंतर होगा ना, तो क्या अंतर है, तो प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही क्या है, चल रही हो। मतलब समझ लो कि किसी ऊपर के न्यायालय ने नीचे के न्यायालय के खिलाफ क्या किया, प्रोहिबिशन अथवा प्रतिषेध रिट जारी की है। तो क्या कर रहा होगा, उस समय जब जारी की गई तब वो काम क्या हो रहा होगा, प्रगतिशील होगा, वो कार्रवाई क्या होगी, प्रगतिशील होगी। उस समय क्या किया जाएगा, उसको जारी किया जाएगा। ठीक है। दूसरा कि जो आपका उत्प्रेषण होता है वो कब जारी होता है, तो कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, न्याय निर्णय दिया जा चुका है, उस समय क्या किया जाएगा, कोर्स करेक्शन के रूप में उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, जब न्याय निर्णय दिया जा रहा है, मतलब प्रोग्रेसिंग स्टेज है,
तब प्रतिषेध रिट जारी होगी, अथवा न्याय निर्णय दिया जा चुका है, मतलब प्रोग्रेसिंग स्टेज नहीं है, स्टेज क्या हो चुकी, पूरी हो चुकी है, तब वहां पे क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अधिकार परीक्षा अथवा क्वो वारंटो। तो यह अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। मतलब आप अपने पद का, मतलब समझ लो कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति इस पद पे जाके बैठा हुआ है, इस पद को उसने ग्रहण कर लिया है, तो न्यायालय रिट जारी करेगा अधिकार परीक्षा, उससे पूछेगा इस पद पर आप किस अधिकार से बैठे हुए हैं। अगर वो उस अधिकार की क्या कर सकता नहीं कर पा रहा है, सही तरीके से व्याख्या नहीं कर पा रहा है अपने अधिकार की, तो वहां पे क्या किया जाएगा, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये क्या था, पूरा आपका अधिकार परीक्षा था। ठीक है, और ये पूरा यहाँ से क्या होता है, आपका न्यायिक नियंत्रण समाप्त होता है। ठीक है, वापस चलो एक बार, यहाँ पे जो बातें की गई थी, किन 3 बातें की गई थी, क्या क्या है, विधायी नियंत्रण, कार्यपालिक नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, इसको हमने डिस्कस कर लिया। जो आपके सिलेबस में ये चीज़ क्या है, यहाँ पे मेंशन थी, इसको वहाँ पे देख लो सिलेबस में, यहाँ पे जो चीज़ मेंशन थी आपके सिलेबस में, उसको हमने यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन था, कुछ पॉइंट्स पीछे बचे हुए हैं जो अभी हम स्लाइड्स में उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो आप ही लोगों द्वारा प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, वो चूंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा प्रोवाइड किए गए तो किसी एक तक ही सीमित रहेंगे, तो सभी तक पहुंचा दिया जाए, इसलिए आप लोगों के सभी के काम आ जाए, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट आपका हो चुका है। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नागरिक प्रशासन, जन सहभागिता, सूचना अधिकार अधिनियम और आचार संहिता क्या होती है, ये सब, ओम्बुड्समैन क्या होता है, सीएम हेल्पलाइन क्या होता है, या अन्य जो चीज़ें हैं इसमें साथ ही सहायक चीज़ें, उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ वापस अपनी पिछली स्लाइड, आगे की स्लाइड में। यहाँ पे ये चीज़ आप ही लोगों द्वारा प्रोवाइड की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, ये वाला, सूचना एवं पुस्तकालय संचार तंत्र। ठीक है, ये दिया हुआ ना आपका, सूचना एवं पुस्तकालय संचार तंत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए फाइल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फाइल को पीडीएफ के रूप में भी दे दिया जाएगा, आप लोग वहीं ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से निकाल लीजिएगा। और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे इमेज के फॉर्म में लगा दिया गया है, तो इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने या समझाने का कुछ नहीं है, इसलिए अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे ही बोलते बोलते क्या हुआ है, थोड़ा मुख में दर्द हो रहा है, तो अभी उसको नहीं करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके पढ़ाई करता है तो आप ये लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों की बात की गई, तो कई सारे इंटर यूनिवर्सिटी जो सेंटर्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, तो इनको आप अपने स्तर पे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें जैसे एक नैक दिया हुआ है, नैक को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, बाकी हमने नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था आपके 2018 वाले प्रश्न पत्र में आया हुआ है, तो उसके हिसाब से थोड़ा ये क्या हो जाते हैं, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, आपकी क्लास समाप्त होती है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे द्वारा कहीं कुछ गलती हुई है, देखो सीधी सी बात है, मतलब आप लोगों द्वारा चीज़ें पॉइंट आउट की जाती हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इससे मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखो मेरे साथ क्या है, मैं आपको स्पष्ट बातें बता देता हूँ। कई लोग क्या है, हो सकता है आज की क्लास देर से आ रही, तो आप लोग इसमें भी परेशान होंगे कि क्लास देर से क्यों आई है। ठीक है, तो इसका पॉइंट्स का मतलब क्या है कि मेरे पास कई सारे कार्य रहते हैं, मैं कई जगह थोड़ा पढ़ाता हूँ, रोजी रोटी चलाने के लिए करना पड़ता है सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली पॉइंट क्या रहता है कि कुछ चीज़ें क्या हो सकती है, मेरे से छूट सकती हैं, मेरे से हो सकता है कई बार गलत हो जाएं। क्यों, क्योंकि मेरे पास मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, पर कई बार क्या हो जाता है, मेरे द्वारा सिर्फ वेरीफाई किया है, तो कई बार चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिस हो जाती हैं। ठीक है, स्किप कर जाती हैं। तो अगर आप लोग उसको पॉइंट आउट करते हैं और चीज़ सही है, तो उसको इसी कारण मेरे द्वारा क्या करवा दिया जाता है, करेक्शन करवा दिया जाता है, ताकि सभी की कॉपी में वो क्या हो जाए, सुधार के रूप में आ जाए। ठीक है, तो अगर कहीं आपको गलती नज़र आती है तो आप लोग एक बार पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अन्यथा आज के लिए यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ऐड कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। सभी को बाय बाय।